तो गाइस, हेलो। आज हम करेंगे अपना सेकंड चैप्टर कंटिन्यू विस्तास का, जो कि है एनिमी। तो मेरे बाल चिड़िया जैसे क्यों लग रहे हैं मेरे को नहीं पता। तो दीपक आ गया है और कंगन भी आ गए हैं। ओके, तो हेलो दीपक, हेलो कंगन, हेलो भैया। कैसे हो? एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं हम दोनों। कंगन कैसे हो आप? बढ़िया। बढ़िया। पढ़ाई वढ़ाई सही चल हाँ। रही है? हाँ, बस चल रही है। चल रही है। चलते चलते बहुत दूर ना निकल जाए, ध्यान रखना। नहीं, बस रुक जाती है, चलती चलती दूर नहीं निकलती है। किक स्टार्ट करना पड़ता है स्कूटर की तरह। हाँ, बीच बीच में। अच्छा, तो कंगन, एक तो हमने ना उस दिन सिर्फ पहला पेज करा था उसका, एनिमी का। उसके बाद मेरे इंटरनेट में कुछ प्रॉब्लम आ गई थी, तो आपका कुछ मिस अच्छा नहीं हुआ अच्छा। है। मैं शुरुआत से ही करा दूंगा एनिमी, आज खत्म कर देंगे। आज है ना, एक डेढ़ घंटा तो है ना सबके पास? हाँ, एक डेढ़ घंटा तो है। हाँ भैया। और दीपक कैसे हो भाई? ठीक है भैया। अंग्रेजी में कहें तो हाउ यू? बोले तो फाइन। ठीक है। और पहले ही बोल रहा हूँ, कोई दाढ़ी वाड़ी का कोई मजाक मत उड़ाना, क्योंकि सुबह से लोग मजाक उड़ा रहे दाढ़ी का यार। लोग कह रहे कबीर सिंह के शाहिद कपूर से जब भी मेट का शाहिद कपूर बन गया हूं मैं। ऐसा सच है क्या? बस हाँ, ये मेरे को वाला लग रहा लॉजिक ही था लगाया था, कुछ सोचा तो था। चेंज है, पर समझ नहीं आ रहा था। हाँ, दाढ़ी वाड़ी सब निकाल दिया अभी कुछ टाइम के लिए। हाँ, तो कंटिन्यू करते हैं, हम एनिमी शुरू करते हैं। दीपक, वो उस दिन जितना सिखाया था एनिमी, जब तक नेट कनेक्शन नहीं बिगड़ा था मेरा, तब तक समझ आ गया था। भैया मेरा पूरा वैसे हो चुका, मुझे पता है, क्योंकि अभी सर हाँ। ने करवा देता, अभी हाल में कराया, इसलिए मुझे अभी अच्छा, तक क्लियर है तू। ठीक। कंगन, आपका भी हो चुका है क्या पहले कभी? नहीं नहीं। चलो ठीक है, बढ़िया। अगर हो चुका होता तो फिर हम आज सीबीएसई के क्वेश्चन देख लेते। नहीं हुआ है तो पहले हम एक बार चैप्टर लाइन बाय लाइन देखते हैं। अच्छा, ठीक हाँ है। हाँ हाँ। चलो, अभी और कोई शायद, बाकी लोग तो शायद रिकॉर्डिंग देखेंगे। तुम ही हो सिंसियर स्टूडेंट्स, तो कर देते हैं स्क्रीन को शेयर। और यहाँ पे लिख देते हैं स्टार्टेड, ताकि कोई और आना चाहे तो बता दे। ठीक है। तो गुड। अब हम करते हैं स्टार्ट अपना। मेरा ये दिख रहा है तुमको? स्क्रीन दिख रही है? द एनिमी। हाँ भैया। बढ़िया। हाँ, तो हमने कहाँ तक करा था? यहाँ तक करा था हमने सिर्फ, याद है ना? हाँ, इस लाइन तक करा था। तो मैं बता देता हूँ क्या हुआ है अभी तक सारा अच्छे से। देखो, सदाव है। सदाव कौन है? पढ़ के एक या 2 मिनट लगेगा, चलो इसको पढ़ ही लेते हैं, पूरा कंप्लीट हो जाएगा। So, Dr. Sadao Hoki's house was built on the spot of the Japanese coast। मतलब समुद्र के किनारे उसका घर बना है। हमारा जो सदाव है वो एक डॉक्टर है, याद रखना। वेयर एज अ लिटिल बॉय ही ऑफन प्लेड। और वहां पे ही उसका घर कहाँ पे है? उसी उसी समुद्र के किनारे है जहाँ पे वो जब बच्चा था। तो उस समुद्र के किनारे वो बहुत खेलता था, और आज वहां पे उसने अपना घर बना लिया। The low square stone house was set upon rocks well above a narrow beach that was outlined with bent pipes। मतलब उसका जो घर है, अगर मैं तुम्हें साफ साफ तरीके से उसका घर दिखा दूं, उसका घर कुछ ये दिख रहा है। हाँ, ये दिख रहा है। कंगन और दीपक बताओ, ये वाला इमेज। हाँ भैया। हाँ, तो उसके घर की बालकनी से ये नजारा दिखता है। उसका जो घर है वो ना समुद्र के किनारे बना है। कैसे बना है, मैं यहाँ पे उस दिन जो ड्राइंग दीपक को बना के दिखाई थी वही एक बार यहाँ पे दिखाता हूँ दोबारा से। तो देखो, ये एक उसने, ये सारी सैंड है, यहाँ पे समुंदर है, ये रेत है सारी, ठीक है। यहाँ पे समुंदर है, इस तरफ समुंदर है, यहाँ पे आइलैंड्स है, ठीक है। दूर है आइलैंड्स, पास बना रहा हूँ क्योंकि स्क्रीन छोटी है, ठीक है। एक चबूतरा है, मतलब एक रॉक है बड़ा सा, उसके ऊपर उसका घर बनाया है उसने, उसी समुद्र के किनारे जहां पे वो बचपन में जब छोटा था तब आया करता था। क्लियर हो रहा है? क्लियर है ये बात?
समझ आ रहा है मतलब सीनरी क्या है? हाँ भैया। ठीक है, बढ़िया। तो हम अगर इसको देखें, वो सेट अपॉन रॉक्स, और रॉक्स के ऊपर था, मतलब रॉक्स का एक प्लेटफॉर्म था और उसके ऊपर उसका घर सेट था, उसके घर से समुद्र दिखता था क्योंकि उसका घर समुद्र के किनारे बना था। वेल अबव अ नैरो बीच, और एक नैरो से बीच, मतलब ऐसा ही कोई बीच था, ऐसे ही कुछ नैरो बीच था, मतलब बहुत बड़ा बीच नहीं था, नैरो बीच था। सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन, और चारों तरफ उसके घर के बेंट पाइन्स थे। तो बेंट पाइन्स शायद मैंने उस दिन भी दिखाए थे, मैं एक बार फिर से कंगन को दिखाता हूँ, शायद उसका मिस हो गया था। तो बेंट पाइन्स ऐसे होते हैं, पाइन पाइन के पेड़ ऐसे देखेंगे, कभी समुद्र वमुद्र कभी गुजरात गुजरात गए होंगे तो ऐसे पेड़ देखे होंगे। हाँ हाँ देखा था मैंने उस दिन। हाँ बढ़िया, तो ऐसे पेड़ होते हैं ना जो टेढ़े मेढ़े होते हैं, तो इसलिए उनको बेंट पाइन्स बोला गया, ये वाले पेड़। ठीक है, बढ़िया। एज अ बॉय सदाव, जब सदाव हमारा छोटा था, अब तो वो बड़ा हो गया है, डॉक्टर बन गया है, असली में सर्जन है वो एक। अब जो हमारा सदाव है वो एक डॉक्टर बन गया, लेकिन जब वो छोटा था, जब वो एक बच्चा था, जब वो एक लड़का था, एज अ बॉय सदाव हैड क्लाइंब द पाइन, और वो इन पाइन के पेड़ के ऊपर चढ़ जाता था, सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, और अपनी दो टांगों के ऊपर ही अपने आप को सपोर्ट करता था, मतलब चप्पल भी नहीं पहनी होती थी उसने, और खुद चढ़ जाता था। ठीक है, एज ही हैड सीन मेन डू इन द साउथ सीज, और उसने जब अपने फादर के साथ ही वो अलग अलग जगह जाता था, तो साउथ के सीज में भी, मतलब एक साउथ सी भी है जापान में, तो वहां पे उसने देखा था कुछ लोगों को नंगे पैर चढ़ते हुए पेड़ों के ऊपर, कोकोनट के पेड़ों के ऊपर। कोकोनट के पेड़ के ऊपर कोई क्यों चढ़ेगा बताओ, दीपक बताएगा। कोकोनट लेने के लिए। बिल्कुल सही बात, सही जवाब, 1 करोड़ रुपए। ठीक है, तो उसने देखा था कि साउथ सीज में कुछ लोग नारियल उतारने के लिए पेड़ से, नारियल के पेड़ के ऊपर चढ़ के जा रहे थे। ठीक है, वैसे ही वो कोशिश करता था बेंट पाइन्स के पेड़ के ऊपर, जहां पे वो अपने फादर के साथ बचपन में जाता। मतलब ये बात क्लियर हो रही है, जहां पे आज उसका घर है वहां पे वो उसी समुद्र के किनारे वो अपने फादर के साथ आया करता था बचपन में खेलने के लिए। ये बात क्लियर है ना? बताओ। हाँ भैया। बढ़िया, ठीक। His father had taken him often to the islands of those seas, और उसके जो पिताजी थे, जो उसके पिताजी थे, मैं एक बार दिखा देता हूँ उसके पिताजी को भी, तुम्हें पिताजी से तुम्हारा मीटअप करा देता हूँ। देख, तो हम अब पुराने जमाने में जाते हैं। ये सदाओ के फादर, जो कि उस वक्त जवान थे जब वो सदाओ को सीज के पास उस समुद्र के किनारे लेके जाते थे, और ये हमारा सदाओ जब सदाओ छोटा था। ये मैंने एक नेट से निकाली है, ये एक्चुअल इमेजेस नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, दिख रहा है सदाओ के फादर और सदाओ? ओके। बढ़िया ना? हाँ। कंगन आपको समझ आ रहा है? हाँ हाँ बताओ। समझ आ रहा है। आ रहा है समझ कंगन आपको? हाँ हाँ आ रहे हैं। बढ़िया, ठीक। कहीं पे भी ना आए तो, कहीं पे भी अगर रुक जाए तो ना आए समझ तो मेरे को बता देना। ठीक है, तो his father had taken him often to the islands of these seas and never had he failed to say to the little brave boy, और जब उसके पापा उसको इन समुंदर के किनारे लेकर आते थे घुमाने के लिए, तो क्या बोलते थे अपने बेटे से, सदाओ से क्या बोलते थे? दोज आइलैंड्स यॉन्डर, वो जो दिख रहे हैं ना वहां पे टापू। आइलैंड तो पता है ना क्या होता है? आइलैंड ऐसा होता है, समुद्र के बीच में आइलैंड होता है, जैसे जैसे मालदीव्स है, जैसे श्रीलंका को भी आप एक बहुत बड़ा आइलैंड कह सकते हो, अंडमान निकोबार आइलैंड्स, ऐसा होता है आइलैंड समुद्र के बीचों बीच। दिख रहा है दीपक? हाँ भैया। ठीक है, तो उसके उसके पिताजी क्या बोलते हैं, वो जो टापू दिख रहे हैं वहां पे, दोज आइलैंड यॉन्डर, यॉन्डर मतलब वहां से आगे जो आइलैंड्स हैं, दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, और वो हमारे जापान के स्टेपिंग स्टोन्स ऑफ द फ्यूचर है, मतलब एक बेहतर भविष्य के स्टेपिंग स्टोन्स है, एक बेहतर भविष्य का रास्ता है। ऐसा क्यों कहते हैं उसके फादर? कंगन ट्राई करना चाहोगे आप एक बार, फिर मैं आपको इसका अच्छे से आंसर बताता हूँ। मे बी वार वगैरह के टाइम पे वो आइलैंड्स काम आते हैं। हाँ, क्योंकि बाद में वो आइलैंड्स बहुत कम आते हैं, लेकिन
उसके फादर ने क्यों कहा था मैं आपको एक बार अच्छे से बताता हूँ। मैंने यहाँ पे आपके जो गूगल डॉक्स है उसमें भी अपडेट कर दिया है, नोट्स और डाल दिए हैं, और देख लेना, पढ़ लेना जाके, बहुत अच्छे क्वेश्चन आंसर हैं, मजा आएगा। तो ठीक है, what is meant by Sadao's father that islands which lay yonder were the stepping stones to Japan future? ये आ सकता है क्वेश्चन, ये आया भी हुआ है कई बार और ये इंपॉर्टेंट है। The first sentence refers to the fact that Sadao's father considered the islands which lay yonder or beyond, मतलब जो टापू वहां से दिखते थे, उस समुद्र किनारे से जो आगे टापू दिखते थे, क्या बोलते थे, क्यों बोलते थे उसके फादर की वो हमारे दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स फॉर जापान फ्यूचर? दिस मीन्स, वो इसलिए बोलते थे दैट जापान हैड टू एक्सप्लोर इट्स ऑप्शंस आउटसाइड ऑफ द कंट्री, और जापान को बाहर जाकर, अलग अलग जगह जाकर, मतलब जापान से बाहर जाकर चीज, अच्छी अच्छी चीजों को ढूंढना है, अच्छे अच्छे टैलेंट को प्रोड्यूस करना है, प्रोड्यूस टैलेंट वेल एक्वेंटेड विद द वर्ल्ड, और वर्ल्ड क्लास लेवल, एकदम हाईएस्ट लेवल ऑफ टैलेंट को अपने पास प्रोड्यूस करना है, और इसी तरीके से वो जापान को ग्लोबल मैप पे रखेंगे। बेसिकली दुनिया में जो भी वर्ल्ड क्लास चीजें हैं, टेक्नोलॉजी हो गया, मेडिसिन की फील्ड में हो गया, ट्रांसपोर्ट की फील्ड में हो गया, जैसे कि आप बोलते हो कि कोरिया में मेकअप बहुत ज्यादा अच्छा है, जर्मन में ऑटोमोबाइल्स बहुत फेमस है, और चाइना का वायरस बहुत फेमस है ना? समझ आ रहा है दीपक? हाँ भैया। ठीक, तो बेसिकली वो ये बोल रहे थे कि हमें जो भी दुनिया में सबसे अच्छी चीजें हैं, जैसे जहां मेडिसिन में सबसे अच्छा काम हो रहा है, वहां पे जाके देखकर उस चीज को सीख कर अपने जापान में लेकर आना है, ताकि हम अपने आप को वर्ल्ड क्लास बना सकें। अकॉर्डिंग टू सदाओ's फादर, द आइलैंड्स व्हिच ले बियॉन्ड द बॉर्डर ऑफ जापान वर द stepping stones to Japan's future. He meant that for Japan to develop, improve, and make a mark upon world, the people had to step outside their borders, explore and learn from the world outside, and bring back home talent, well rounded with knowledge of the world. मतलब बाहर जाकर जो सबसे अच्छी चीजें उनको सीखना है और उसको जापान में वापस लेकर आना है, ताकि हम उसको और बना सकें। जैसे कि हम कोई नई टेक्नोलॉजी किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में अगर बने, तो हम वहां जाएं, उसको सीखें, और फिर जापान में उसको लेकर आए और उसको बेहतर बनाएं, अपने आप को उसमें वर्ल्ड क्लास बनाएं। Sadao's father also wanted his son to understand that nobody has power over one's future. और वो भी बताना चाहते थे, अगर तुम्हें पेपर में आए तो ये लिख सकते हो कि कोई भी तुम्हारा फ्यूचर कंट्रोल नहीं कर सकता, बजाय तुम ही कर सकते हो अपना फ्यूचर कंट्रोल। Nobody can limit us nor dictate our dreams. कोई भी हमारे सपनों पे काबू नहीं कर सकता, हम ही हैं जो उसके लिए काम कर सकते हैं। कोई हमारी मदद नहीं कर सकता, ना हम कोई उसे डिस्ट्रॉय कर सकता। हम जब काम करेंगे तभी वो सपने पूरे होंगे। He said that future is what we make of it. Our choices and our decisions are what shapes it. और जो हम डिसाइड करते हैं काम करने को, और जैसे हम उसमें काम करते हैं, मेहनत से करते हैं, लेजीनेस से करते हैं, वही डिटरमाइन करता है कि क्या हम अपने फ्यूचर को अच्छा बना पाएंगे या नहीं। Sadao stayed true to his father's beliefs, went America at the age of 22 and came back to Japan at 30 as a famous surgeon and scientist. तो ये अभी हमने पढ़ा नहीं है इतना, लेकिन वो बताते हैं कि सदाओ ने बिल्कुल इस बात को, जो उसके फादर ने कहा था कि बाहर जाके बेस्ट चीज को सीखो और उसको जापान में लेकर आओ और लोगों की सेवा करो, यही हमारे सदाओ ने करा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप कर पाओगे ना आंसर? सही से बताओ दोनों, दीपक और कंगन। हाँ हाँ एक बार भी इसमें मेरे को ये समझ आया कि उसके पापा ये सिग्निफाई करना चाहते हैं हाँ कि ये एक पाथ है बाहर जाने का, इस तरफ से, मतलब इस तरफ, मतलब बाहर जाओ, स्टेप आउट करो और नॉलेज गेन करके वापस आके अपनी कंट्री में वेलफेयर का काम करो। हाँ, मतलब जैसे सदाओ क्या करता है, अभी हमने पढ़ा नहीं है चैप्टर, लेकिन दीपक तुमने तो पढ़ा है, तुम्हें तो पता है कि सदाओ क्या करता है। मतलब समझ लो। हाँ, अमेरिका जाता है, वहां से बेस्ट सर्जरी की टेक्निक सीखकर वापस आता है और फिर अपने देश की सेवा करता है, अपने देश के मिलिट्री और आर्मी की सर्विस में लग जाता है। तो यही उसके फादर का ड्रीम था कि हम जो जो वर्ल्ड क्लास चीजें हैं पूरी दुनिया में, वहां पे जाएं, उसको सीखें और उसको जापान में लेकर आए, ताकि जापान के लोग उसका फायदा उठा सकें। जापान का फ्यूचर जो होगा वो बेस्ट अच्छा होगा। ठीक है दीपक। हाँ भैया, गुड। हाँ, तो सदाओ पूछते हैं वेयर शैल वी स्टेप फ्रॉम देम, और सदाओ बच्चा था, तो वो उसके पापा जब बोलते हैं कि ये जो आइलैंड्स हैं ये रास्ता है हमारे जापान के अच्छे फ्यूचर के लिए, तो उसका जो बेटा है सदाओ है, सदाओ क्या पूछता है कि यहाँ से हम कहाँ जाएंगे इन पे पैर रखे, वो कहते हैं ना वो तो स्टेपिंग स्टोन है, तो सदाओ पूछ लेता है कि इनसे हम कहाँ जा सकते हैं। तो उसका फादर बोलता है हु नोस, इसका मतलब है कि हम कहीं पे भी जा सकते हैं, कोई हमें कंट्रोल नहीं कर सकता, हम किसी भी लिमिट तक ग्रो कर सकते हैं,
किसी भी लिमिट तक अपने आप को बेहतर बना सकते हैं until and unless we put the work। जब तक हम अपने ऊपर काम करें, बाहर जाके सीखें और उसको बेटर करें उस टेक्नोलॉजी को। जैसे कि सपोज जावा किसी और ने बनाया था, अब जावा को कोई और, तुम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं जानते, लेकिन मतलब कोई टेक्नोलॉजी कोई और कंपनी बनाए, फिर उसको वो खरीद ले, उसको बेहतर बनाए, जैसे मैकडोनल्ड्स के साथ हुआ, जैसे कि बहुत चीजों के साथ हुआ, ठीक है। Okay, who knows his father had answered, who can limit our future, it depends on what we make of it। मतलब वो ये कहते हैं कि कोई भी हमारे फ्यूचर को नहीं बता सकता कि हम क्या करेंगे, हम ही हैं जो उस पर काम कर सकते हैं और डिसीजन ले सकते हैं और उसको बेहतर बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक हमने कवर किया था। कंगन, आपको यहाँ तक क्लियर है? हाँ हाँ। बढ़िया। Sadao had taken this into his mind as he did everything his father said. His father, who never joked or played with him, but who spent infinite pains upon him, who was his only son। और ये बात जो सदाओ है उसने मन में बिठा ली थी, यही वाली बात कि बाहर जाके बेस्ट चीजों को सीखकर जापान में वापस लाना है और जापान को बेहतर बनाना है। यही बात सदाओ के मन में बैठ गई थी जो उसके फादर ने कहा था। एंड ही डिड एवरीथिंग हिज फादर सेड। हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम, उसके फादर थे वो अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो सदाओ के साथ कभी मजाक नहीं करते थे, कभी उसके साथ खेलते नहीं थे, पर उसके साथ इनफिनिट लेकिन सदाओ के लिए उन्होंने बहुत सारे दर्द सहे थे। मतलब उसको बाहर भेजा था अपने पैसे पे, जो कि उस वक्त के लिए बहुत बड़ी बात थी। पढ़ने के लिए बाहर भेजा था, मेडिसिन आगे आएगा पता चलेगा, जो कि उस वक्त बहुत बड़ी बात थी। इसीलिए यहाँ पे कहा गया है हिज फादर हु नेवर जोक्ड और प्लेड विद हिम बट स्पेंट इनफिनिट पेन्स। और मतलब ऐसे इतने सारे दर्द सहे जिनकी गिनती ही नहीं हो सकती। हु वाज हिज ओनली सन, और सदाओ जो था वो उनका इकलौता बेटा था। ठीक है, सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न। और सदाओ जानते थे कि उनकी पढ़ाई, सदाओ की जो पढ़ाई थी वो उसके पापा की चीफ कंसर्न थी, सबसे ज्यादा उसकी केयर करते थे वो। उसके पापा वो चाहते थे कि सदाओ पढ़ लिख कर एक बड़ा डॉक्टर बने। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22, और वो 22 साल की उम्र में अमेरिका भेज दिया गया टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्नड ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। और उस वक्त अमेरिका बहुत ज्यादा एडवांस था सर्जरी की टेक्निक्स में, और इसीलिए सदाओ के फादर ने सदाओ को अमेरिका भेज दिया एट द एज ऑफ 22 टू लर्न ऑल दैट ही कुड लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन। He had come back at 30 before his father died. He had seen Sadao become famous not only as a surgeon। 22 साल की उम्र में गया, 30 साल की उम्र में वापस आया, एक सर्जन, एक सक्सेसफुल सर्जन और साइंटिस्ट बनकर वापस आया। ठीक है, और जब वो आया वापस तब उसके फादर की डेथ नहीं हुई थी, थोड़े टाइम बाद हुई थी, और उसके फादर ने सदाओ को एक सक्सेसफुल सर्जन और एक सक्सेसफुल साइंटिस्ट बनते हुए देखा था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो रहा है? क्या स्टोरी चल रही है अभी तक? दीपक बताओ, क्लियर हो रहा है? हाँ भैया। बढ़िया, ठीक। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean। और उन्हें साइंटिस्ट क्यों बुलाया जा रहा है? अब सदाओ को क्यों साइंटिस्ट बोल रहे हैं लोग? क्योंकि सदाओ काम कर रहे थे एक ऐसी डिस्कवरी के ऊपर, एक ऐसी क्या कह सकते एक ऐसी मेडिसिन के ऊपर जो कि जो वुंड्स होते हैं, जो चोट होती है, उसको बहुत जल्दी हील करने की क्षमता रखती थी उसकी मेडिसिन। और वो ऐसी मेडिसिन पे काम कर रहे थे, एंटायरली क्लीन, मतलब कोई भी स्कार भी नहीं होगा। जैसे सपोज कोई, अगर किसी को कहीं पे गोली लगी वॉर में, जो कि चल रही थी उस वक्त जापान में, तो अगर किसी को गोली लगी तो सदाओ उसको बहुत आसानी से हील कर पाएंगे, और वहां पे उसका नामो निशान भी नहीं रहेगा कि उस इंसान को कभी गोली लगी। क्योंकि कभी भी अगर गोली वोली लगती है तो उसका स्कार रह जाता है। इवन अगर आपको इंजेक्शन लगता है तो कभी कभी आप देख सकते हो कि आपको इंजेक्शन के भी स्कार होते हैं। आपके हाथ में होंगे दीपक, जो बचपन में आपको टीके वीके लगे होंगे, है ना आपके वो निशान बचपन के? हाँ भैया, टीका के हैं। हाँ, तो वही मतलब वो ऐसी दवाई बना रहा था सदाओ हमारा कि अगर किसी को कोई चोट लग जाए तो वो बिना स्कार के बहुत अच्छी तरीके से, आसानी से, पूरी तरह हील हो जाए। ठीक है, ये वो दवाई बना रहा था, इसलिए उसको साइंटिस्ट बोला गया। Because he was perfecting a discovery which would render wounds entirely clean, he had not been sent abroad with the troops। और वो ऐसी डिस्कवरी कर रहा था, ऐसी चीज पे काम कर रहा था, इतनी कमाल की दवाई बना रहा था वो, उस पे काम कर रहा था, इसीलिए उसको ट्रूप्स में नहीं भेजा गया था। वो एक बहुत अच्छा डॉक्टर था, वो आर्मी का डॉक्टर था। ठीक है, आर्मी का सर्जन था। आर्मी के लोगों को चोट वोट लगती थी, आर्मी के लोगों को
कुछ उसकी सर्विसेज की जरूरत पड़ती थी ज्यादातर, और अगर वो ये दवाई नहीं बना रहा होता तो उसको जरूर भेजा जाता। एक और रीजन है कि मतलब कहाँ नहीं भेजा जाता दीपक, कहाँ भेजने ना भेजने की बात हो रही है, बताओ। वो जापान जो अमेरिका के खिलाफ वॉर लड़ रहा था, बिल्कुल सही, बढ़िया। बेसिकली पर्ल हार्बर पे। हाँ हाँ बिल्कुल सही, ठीक। और एक और बहुत बड़ा रीजन था कि उसे क्यों वॉर में नहीं भेजा गया था, उसके आर्मी लोगों की हेल्प करने के लिए। ऑल्सो ही न्यू देयर वाज सम स्लाइट डेंजर दैट द ओल्ड जनरल, एक उनके जनरल थे, आर्मी के जनरल थे, जापान के आर्मी के जनरल थे, जो कि बहुत क्रूअल इंसान है, आगे पता चलेगा क्यों। अ, अपनी बीवी बीवी को मारते रहते हैं, ऐसा है इनका जनरल की थोड़ी हिस्ट्री है इनकी। तो जो ये ओल्ड जनरल थे, he might need an operation for a condition for which he was being treated medically। और उनको वो इतने बूढ़े हो गए थे और उनको इतनी बार सर्जरी वरी हो गई, सर्जरी वर्जरी हो चुकी थी उनकी, कि उनकी हालत थोड़ी अंजर पंजर उनके ढीले थे, और उनको सदाओं की जरूरत पड़ेगी अगर उनको कोई सर्जरी की जरूरत पड़ी। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वाज केप्ट इन जापान। और क्योंकि वो इतनी बार सर्जरी वर्जरी करा चुके थे सदाओ से और उनको सदाओ पे ही भरोसा था, इसलिए उन्होंने सदाओ को नहीं जाने दिया वॉर में, ताकि वो उनकी ही सेवा कर सके। यहाँ तक मेरे को कंगन आप बताओ, क्लियर है आपको ये बात यहाँ तक, पैरा ये वाला पूरा? मेरे को डाउट है, ये जो बोल रहे हैं कि सेंड अब्रॉड विद द ट्रुप्स, तो उस टाइम के डॉक्टर्स भी जंग लड़ते थे क्या? डॉक्टर जंग नहीं लड़ते थे। अरे देखो, आप आपने अगर महाभारत वहाभारत देखी थी अभी ये क्वारंटीन जब चल रहा था, हाँ थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत देखा था ना, तो क्या होता है कि लड़ाई होती है जब तक सूरज जो है वो ढलता नहीं है ना। हाँ उसके बाद क्या क्या काम होता है, एक तो जो लोग शहीद हो गए हैं, मर गए हैं, उनको जलाया जाता है वॉर में। हाँ। और दूसरा काम होता है जो कि वुंडेड हो गए हैं, जिनको चोट लग गई है, उनकी देखभाल करी जाती है। तो वो उसी देखभाल के लिए इनको जाना था। अच्छा अच्छा, क्लियर है? ठीक है। हाँ बताओ अब क्लियर है? हाँ हाँ ठीक है। ठीक है, बढ़िया। अब हम अगला पैरा शुरू करते हैं। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम ओशन नाउ। और अब सदाओ प्रेजेंट में आ गए हैं, वो इस वक्त अपनी घर की बालकनी पे खड़े हैं, और ये सब पास्ट स्टोरी है कि सदाओ क्यों नहीं गए वॉर में, सदाओ के फादर क्या सपना देखते थे। अब हम एकदम प्रेजेंट में आ गए हैं। इस वक्त क्या हो रहा है? क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। और जो बादल थे वो ओशन से निकलते हुए लग रहे थे। ऐसा गर्मी के मौसम में होता है, क्योंकि वो पर्सपिरेशन की वजह से होता है। क्यों होता है बताते हैं। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, और पास्ट फ्यू डेज में, पिछले बीते हुए कुछ दिन में इतनी गर्मी हुई थी, had at night drawn a heavy fog from the cloud waves। और मतलब इतनी गर्मी थी जिस वजह से ऐसी फॉगी फॉगी वाली सारा वातावरण में फॉग भर गया था, क्योंकि ये सब पर्सपिरेशन का एक फिनोनिमा होता है, फिजिक्स का फिनोनिमा है। और क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ, और ऐसा लग रहा था कि समुद्र के ऊपर से धुआं उठ रहा। गर्मी के समय में ऐसा होता है, अगर आप गोवा वोवा जाओगे तो वहां पे भी आपको दिख जाएगा, गोवा वाले बीच में, ठीक है। द अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज had at night drawn heavy fog from the cold waves। और रात ऐसा क्यों होता है? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी होती है और रात को बहुत ठंडी हो जाती है, वहां पे कोल्ड वेव्स होती हैं। इस वजह से एक ऐसा मतलब एक ऐसा इल्यूजन होता है, एक ऐसा फिनोमिनन होता है जिससे लगता है कि क्लाउड्स उड़ रहे हैं उसके ऊपर, समुद्र के ऊपर। कभी देखा है किसी ने? बताओ दीपक, देखा है कभी ऐसा फिनोमिना? मतलब ऐसा लगता है कि हो रहा है, लेकिन इल्यूशनरी होता है। वो क्लाउड्स नहीं होते, वो बेसिकली फॉग होती है एक तरीके से, और वो एक फिनोमिना की वजह से होती है। मतलब कि ऐसा कुछ, ऐसा कुछ दिख रहा है? अच्छा हाँ हाँ। दीपक आपको दिख रहा है? हो दीपक आप हमारे साथ अभी? देखो कंगन, ये एग्जैक्टली ये। अच्छा हाँ। ठीक। दीपक भाई कहाँ हो तुम? समझ रहे हो ना दीपक, समझ रहे हो?
चलो कोई बात नहीं, शायद वो म्यूट व्यूट कर रखा है उसने, कोई नहीं। आइडिया में सुन रहा था। हाँ तो दीपक देखो, ये होता है क्लाउड्स के ऊपर मैंने देखी भी, हाँ भैया, जब मैं ठीक है। पूरी गया था तब देखी थी मैंने ऐसा। वहाँ सर्दियों का टाइम था, दिसंबर की बात है। बढ़िया, गुड, वेरी गुड, लेकिन ठीक है। पूरा ऐसा नहीं था, थोड़ा थोड़ा सा ऐसा लगता है कि हाँ हाँ, पानी की सरफेस के ऊपर ऊपर कुछ है। बढ़िया, ठीक है। सदाव, अब सदाव क्या करे, सदाव वॉच द मिस्ट, मिस्ट मतलब मिस्ट होती है ना, फॉग को मिस्ट भी कहते हैं, मिस्ट hide outlines of a little island near the shore and then come creeping up the beach below the house, breathing around pines। मतलब कि सदाओ ने देखा कि जो मिस्ट मिस्ट है, मतलब जो फॉग है, वो ऐसा लग रहा है कि उड़ती हुई आइलैंड से होकर उसके घर तक, मतलब उसके पूरे, ऐसा लग रहा है कि ये जो ऐसा ऐसा सा धुआं धुआं सा है पूरे माहौल में, और वो धुआं दूर के टापुओं से उड़ उड़ के उसके घर तक आ रहा है, ऐसा माहौल बना हुआ था। ठीक है। और रीडिंग अराउंड द पाइन मतलब कि पाइन, रीडिंग का मैं एक बार एग्जैक्ट मतलब देख लेता हूँ। रीडिंग का क्या मतलब होता है? हाँ, तो उस जो पाइन्स के पेड़ थे उनको भी कवर कर लिया था उस फॉग ने, उस मिस्ट ने, और ऐसा लग रहा था वो उड़ उड़ के समुद्र के ऊपर ऊपर से उसके घर तक आ रहा है, टापुओं से चलकर उसके घर तक वो धुआं आ रहा है, वो फॉग आ रही है। ठीक है, ये बात क्लियर हुई दोनों को? कंगन, दीपक बताओ, ये बात क्लियर हुई ना? एक बार फिर से बता देना। हाँ तो देखो, देखो हमारा जो टापू है उसका घर है, ठीक है, उसके घर से टापू दिखता है समुद्र में, ठीक है, बताओ, ये बात ठीक है ना? उसका घर है, उसके घर से टापू दिखता है समुद्र में, हाँ भैया। ठीक है। तो अब क्या हो रखा है, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी है और रात में बहुत सर्दी है, उस वजह से ऐसा फिनोमेना हुआ है कि क्लाउड्स ऐसा लग रहा है कि उड़ रहे हैं, मिस्ट उड़ रही है सी के ऊपर। तो ऐसा लग रहा है कि टापुओं से उड़ उड़ के वो मिस्ट उसके घर तक आ रही है, ऐसे हो रखा है, मतलब पूरा माहौल मिस्ट मिस्ट हो रखा है, उस तरफ टापू है, इस तरफ उसका घर है, और ऐसा लग रहा है कि वो टापुओं से उड़ उड़ के ये धुआं उसके घर तक आ रहा है, ऐसा माहौल है। बताओ अब ये बात क्लियर है या नहीं? इसमें क्या डाउट है, पूछो। मेरे बताओ। से ऐसा फील हो रहा था कि जो मिस्ट था वो समुद्र की तरफ से हटके उसके घर की तरफ आ रहा था। हाँ, मतलब चारों तरफ मिस्ट कवर कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि मिस्ट ट्रैवल कर रहा है फ्रॉम द टापूज, फ्रॉम द आइलैंड से ट्रैवल करके उसके घर की तरफ आ रहा है, और उसने पूरे उसको, जो पाइन्स वाले पेड़ हैं, उसके घर की बालकनी है, उसको भी कवर कर लिया और सी को भी कवर कर लिया है। ओके भैया। कंगन, ये बात क्लियर हो रही है ना आपको भी? हाँ हाँ। ठीक है, बढ़िया। कोई भी डाउट हो तो बिल्कुल पूछना बेहिचक, ठीक है। इन अ फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अराउंड अबाउट द हाउस, और कुछ देर में, जो कि टापुओं से चल के धुआं उसके घर की तरफ आ रहा है, इस वजह से कुछ मिनट में फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, उसका पूरा घर जो है उसके चारों ओर भी फॉग इकट्ठा हो जाएगी। देन ही वुड गो इनटू द रूम, और वो सोच रहा है अगर ऐसा होगा तो वो क्या करेगा। देन ही वुड गो इनटू द रूम वेयर हैना हिज वाइफ वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद 2 चिल्ड्रन। मतलब अब उसकी फैमिली के बारे में बताया गया है। उसकी, दीपक ये बताओ, उसकी कितनी वाइफ है? ठीक ही है। ठीक है, और बच्चे कितने हैं उसके? 2। तो वो बोल रहा है कि जब उसके घर को भी वो जो धुआं आ रहा है टापुओं से, वो जब घेर लेगा तो अंदर जाएगा, जहां रूम के अंदर जहां पे उसकी बीवी उसका वेट कर रही है और उसके 2 बच्चे भी हैं। ठीक है, उसकी मैं आपको एक बार फैमिली दिखा देता हूँ, अगर मेरे पास है यहाँ पे तो। दिख रहा है? ये सदाव और ये उसकी वाइफ, बस ये इमेजिनरी पिक्चर्स हैं, इनका कुछ मतलब नहीं है, ये एक तरीके से तुम्हें इमेजिन करने के लिए, ताकि तुम्हारे दिमाग में ना मेमोरी मैप्स बन जाए और तुम भूलो ना। क्लियर है? हाँ भैया। कंगन, आपको क्लियर है? हाँ। ठीक है, गुड। हाँ तो, हाँ, बट अब अगला पैरा शुरू करते हैं। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन एंड शी लुक्ड आउट, अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो। और अब दिखाते हैं कि ऐसा नहीं हुआ, लेकिन वो अंदर नहीं गया, उसकी वाइफ ही बाहर आ गई उसी वक्त, जब वो सोच रहा था कि वो अंदर जाएगा और अपनी बीवी और बच्चों से मिलेगा, लेकिन उसकी वाइफ ही उसे मिलने आ गई। क्या हुआ कि डोर ओपन हुआ एंड शी लुक्ड आउट, और उसकी बीवी जो है बाहर देख रही है। अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी, और हाउरी क्या होता है? ट्रेडिशनल ड्रेस होती है
मैं दिखा देता हूँ हाउरी क्या होती है, शेयर कर देते हैं। ये होती है हाउरी। ये तो आपका किमोनो होता है, किमोनो के ऊपर पहनने वाला होता है, ठीक है। ये होती है हाउरी बेसिकली। ये दिखा? ओके भैया। गुड। श्रग जैसा होता है। हाँ, एक श्रग जैसा होता है बिल्कुल। और नीचे जो जो पूरी बॉडी पे पहना होता है एक जापानीज वुमेन ने, उसको किमोनो कहते हैं। वो ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, ठीक है। और वो ये होती है किमोनो, ये होती है। ये हमारी यूमी है, ये एक सर्वेंट है, इसके बारे में भी बताएंगे, लेकिन ये किमोनो की ड्रेस होती है। तो जो एक हाउरी क्या होती है, इसके ऊपर पहनने वाली जैकेट टाइप की श्रग होती है, ठीक है। तो क्या पहना हुआ था उसकी बीवी ने? अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर अ किमोनो। शी केम टू हिम अफेक्शनेटली, और अच्छे से आई उनसे मिलने, एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड। और उसके कंधे के ऊपर हाथ रख दिया उसने, उसकी बीवी ने। स्माइल, और हंसने लगी, एंड सेड नथिंग, और कुछ भी नहीं बोला। दोनों कुछ ना कहो कुछ भी ना कहो वाला थोड़ा माहौल बना हुआ है। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, और अब उसकी हैना की बैक स्टोरी जा रही है, ठीक है। तो जो हमारी हैना है वो उसे कहाँ मिली, सदाव को कहाँ मिली? ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, और हैना उसको अमेरिका में मिली। और दीपक उसे वो सदाव अमेरिका क्यों गया था? टू गेन बेटर नॉलेज। सर्जन बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, डॉक्टर मेडिकल नॉलेज के लिए गया था, मेडिकल स्टडीज के लिए गया था, ठीक है। मतलब वो तो उसके देश में मिलती थी, बट वहां ज्यादा अच्छी मिलती थी हाँ, कंपेयर टू अगर वैसे। फिर भी आप बोलोगे उसके कि आप, पापा को लगता था, हाँ, मेडिकल, टू गेट अ मेडिकल डिग्री ऑफ अ सर्जन। हाँ बिल्कुल सही, मतलब डॉक्टर स्टडीज करने के लिए, मेडिकल सर्जन बनने के लिए हो गया था। तो यही लिखना, ये मत बोलना कि बेटर नॉलेज, ये बोलना कि वी वांट वी वेंट अमेरिका टू बिकम अ सर्जन, बिकम अ डॉक्टर, ठीक है। ही हैड मेट हैना इन अमेरिका, और उसे हैना जो थी वो अमेरिका में मिली थी। बट ही हैड वेटेड टू फॉल इन लव विद हर अंटिल ही वाज श्योर शी वाज जापानीज। लेकिन उसने लेकिन वो उससे तब तक उसके मतलब उसे उसे तब तक प्यार नहीं हुआ, तब तक जब तक कि उसको पता नहीं चला, उसको विश्वास हो गया तब तक कि वो जापानीज है। ऐसा क्यों हुआ होगा? कौन बताएगा? कौन बताना चाहेगा? बेसिकली हर कंट्री में होता है, पेरेंट्स नहीं पसंद करेंगे हाँ बिल्कुल अपने सही। पापा के डर से। पापा के डर से, बिल्कुल सही। वही जेठालाल चंपकलाल, ठीक है, यही वाली बात है, ठीक है। कंगन, आपको समझ आ रहा है ना? हाँ हाँ। हाँ हाँ। ठीक है। His father would never have received her unless she had been pure in her race. जबकि उसके फादर, जो सदाओ के फादर थे, उनका इतना ब्रॉड माइंडसेट था कि अ, बाहर की बेस्ट टेक्नोलॉजीज लेकर आओ, बाहर की बेस्ट चीजें लेकर आओ, बाहर की बेस्ट फैसिलिटीज लेकर आओ, उनको जापान में ही उनको सीखो और जापान को सर्व करो। लेकिन अभी भी वो एक ट्रेडिशनल, मतलब जापान को एक बहुत मॉडर्न ट्रेडिशनल वर्ल्ड कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत मॉडर्न है। आप अगर जापान में जाओगे तो टेक्नोलॉजी इस सीमा तक है जिसको आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। ड्राइंग रूम से लेके बाथरूम से लेके हर जगह ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आपने कभी नहीं देखी होगी। लेकिन फिर भी वो लोग बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल है, बहुत ज्यादा रिस्पेक्टफुल लोग हैं वो लोग। और दे आर वेरी फॉर्मल, दे आर नॉट वेरी इनफॉर्मल। मतलब उनको इनफॉर्मल होने के लिए, मतलब मैं जानता हूँ, मैं बात करी हुई है किसी से, इसलिए मैं बता रहा हूँ, उनको इनफॉर्मल होने के लिए ड्रंक होना पड़ता है ताकि वो एक दूसरे से इनफॉर्मल हो सके, ठीक है। तो उसके पापा नहीं चाहते थे कि वो सदा उनका बेटा सदाओ किसी भी ऐसी लड़की से शादी करे जो कि प्योर जापानीज नहीं। His father would never have received her unless she had been pure in her race. Pure in her race मतलब प्योर जापानीज जब तक ना हो। He wondered often whom he would have married if he had not met Hannah. और वो इसी बिलीफ को एकदम क्वेश्चन करते हैं कि उसके पिताजी तो उसे कभी भी शादी नहीं करने देते हैना से, अगर हैना प्योर जापानीज नहीं होती। लेकिन वो किससे शादी करते फिर अगर हैना प्योर जापानीज नहीं होती? बाई चांस अगर हैना जो होती वो अमेरिकन होती या अमेरिकन जापानीज होती, हाइब्रिड होती, हाइब्रिड इन द सेंस की मतलब बॉर्न इन उसके पेरेंट्स जापानीज होते लेकिन हैना अमेरिका में बॉर्न हुई होती, तो अमेरिकन जापानीज होती, तो फिर क्या होता? ठीक है।
He wondered often whom would he have married, और वो किससे शादी करते अगर वो हैना से नहीं करते. If he had not met Hannah, and by what luck he had found her in the most casual way, by chance literally. और उनको वो बाय चांस मिली थी एकदम कैजुअल, जैसे वो सोचा भी नहीं था उन्हें, वो तो वहां पढ़ने गए थे, लेकिन उनको बाय चांस लिटरली हैना से मुलाकात हो जाती है. कहाँ पे होती है? एट एन अमेरिकन प्रोफेसर हाउस. और एक अमेरिकन प्रोफेसर, उनके एक अमेरिका के जहाँ पे वो पढ़ने गए थे, वहां पे उनके एक प्रोफेसर के घर पे मुलाकात होती है हैना से. द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ हैड बीन काइंड पीपल. जो कि प्रोफेसर थी उनके और जो उनकी वाइफ थी, प्रोफेसर और उनकी वाइफ, वो प्रोफेसर और लेडी प्रोफेसर दोनों बहुत काइंड थे, और they were anxious to do something for their few foreign students. और फॉरेन स्टूडेंट्स को ताकि कंफर्टेबल लगे, उनको वेलकमिंग लगे, जो बाहर से आए, जैसे जो सदाओ और हैना जो थे वो जापानीज थे जो कि अमेरिका में पढ़ने आए, तो ताकि सदाओ और हैना को वेलकम लगे, थोड़ा कंफर्ट लगे अमेरिका में, इसलिए उन्होंने उनको अपने घर पे खाने वाने के लिए बुलाया था, प्रोफेसर और उसकी बीवी. ठीक है. दो बोर्ड had accepted this kindness. और सदाओ जो थे और जो जो बाहर से लोग, मतलब जो जापान से लोग गए थे वहां पे और जो और कंट्री से भी गए थे, हालांकि वो बहुत बोर हो रहे थे उस पार्टी में, मतलब वो बोर थे, वहां पे नहीं जाना चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने, क्योंकि इतने काइंडली उन्होंने प्रोफेसर और उनकी बीवी ने बुलाया था, तो इसलिए सदाओ ने एक्सेप्ट कर ली थी उनके घर जाने की बात. सदाओ had often told Hannah how nearly he had not gone to Professor Harley's house. और अब उन प्रोफेसर का नाम भी हमें पता चल गया. प्रोफेसर हार्ली थे जिन्होंने सदाओ को बुलाया था, और उन्हीं प्रोफेसर हार्ली के घर पे ही उन्हें हैना मिली थी, जो आज उनकी वाइफ है. ठीक है. सदाओ हैड ऑफन टोल्ड हैना, और सदाओ अक्सर हैना को बताया करते थे कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्ली हाउस, और कैसे वो उस दिन प्रोफेसर हार्ली के घर ना जाने की बात सोच रहे थे, उस रात नहीं जाने की बात सोच रहे थे. और बताते क्या था उस पार्टी में, उनके घर में क्या कैसा घर था उनका. रूम्स वर सो स्मॉल, फूड सो बैड, और रूम्स भी उनको पसंद नहीं आया, खाना भी उनको पसंद नहीं आया. द प्रोफेसर वाइफ सो वॉल्यूबल, और जो प्रोफेसर की वाइफ थी वो कितना ज्यादा बोल रही थी. वॉल्यूबल मतलब बहुत ज्यादा बोल रही, और कितनी तेज तेज बोल रही थी, बहुत ज्यादा बोल रही थी. बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हैना, अ न्यू स्टूडेंट, और एक वहां गए थे और उनको हैना मिली, जो खुद भी एक नई स्टूडेंट थी वहां पे, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल. और वो सोच रहे थे कि अगर ये हो सके कि उन दोनों की शादी हो जाए या उन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी. यहां तक क्लियर है? तो बताओ, दोनों बताओ. हाँ भैया, मतलब अमेरिका में मिलते हैं, ये सिनेरियो है इसमें. हाँ, हैरी के घर पे प्रोफेसर हार्ली के घर पे मिलते हैं, और वहां पे वो बताते हैं कि खाना उनको पसंद नहीं आया, कमरे पसंद नहीं आया, प्रोफेसर की बीवी भी बहुत ज्यादा बोल रही थी, लेकिन उनको वहां पे हैना मिल गई, और हैना आज उनकी पत्नी है. कंगन, आपको क्लियर है यहाँ तक? हाँ, क्लियर है. ठीक है. और अब एकदम से, अब उनको वो एकदम फ्लैशबैक में चले गए थे. हमारे बड़े सेंटिमेंटल है, बाहर बालकनी में खड़े थे तो अपने पिताजी को याद कर रहे थे कि कैसे बचपन में उनको यहाँ लाया करते थे. फिर उनकी बीवी बाहर आई, उनके कंधे पे हाथ रखा, तो एकदम से ये सोचने लगे कि कैसे मिले अपनी बीवी से. तो उनकी एक तरीके से कितनी कंसिडरेट साइड को दिखा रही है ये स्टोरी अभी तक. तो एकदम से उनको याद आता है कि उनकी बीवी ने तो यहाँ पे हाथ रखा हुआ है. तो नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम. और उनको बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि बीवी ने उन पे ऐसे हाथ रखा हुआ. इवन दो दे हैड बीन मैरिड इयर्स इनफ टू हैव 2 चिल्ड्रन, और इतने साल से मैरिड थे और उनके 2 बच्चे भी थे. फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, लेकिन फिर भी उन्होंने कोई ऐसा कॉलेज रोमांस टाइप नहीं करा था. वो वापस जब आए थे और प्रॉपरली जब माँ बाप मिले थे तभी उनकी शादी हुई थी, क्योंकि सदाओ के फादर कभी भी ये नहीं चाहते थे कि उनकी बहू कोई बाहर की हो, किसी और कंट्री की हो. वो चाहते थे वो हमेशा जापानीज लड़की से ही शादी करे उनका बेटा. ठीक है. दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, और उन्होंने अपना सारा करिकुलम काम और सारे कोर्सेज को निपटाया उस अपने मेडिकल स्कूल में. एंड हैड कम बैक टू जापान, और वापस घर में आए जापान में. एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन ओल्ड जापानीज. और जब तक सदाओ के फादर ने जब तक उन दोनों के रिश्ते पे हामी नहीं भरी, जब तक हाँ नहीं करी, तब तक दोनों का रिश्ता पक्का नहीं हुआ. सदाओ और उसकी जो पत्नी है हैना, उनकी तभी शादी हुई जब सदाओ के फादर ने अप्रूव करा उनका रिलेशनशिप. ठीक है. और कैसे शादी हुई? द मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, ऑल्दो सदाओ एंड हैना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोरहैंड.
मतलब कि एक तरीके से ऐसे हुआ जैसे कि अरेंज मैरिज हो रही हो, बहुत ट्रेडिशनल तरीके से हुआ, जैसे कि लड़का लड़की एक दूसरे को जानते भी ना हो, हालांकि सदाओ और वो एक साथ स्कूल में पढ़ रहे। ठीक है, बताओ क्लियर है ये बात यहाँ तक? हाँ भैया। कंगन आपको क्लियर है? हाँ क्लियर है। ठीक, इसमें जो बोला है हिटलरली मैरिड इन अमेरिका, इसका मतलब क्या हो गया? दोबारा बोलना, आवाज बहुत धीरे थी। For they had not married heedlessly in America, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये था कि उन्होंने अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, अमेरिका में ही एक दूसरे के लिए लाइकिंग शुरू हो गई थी, लेकिन वो किसी रिलेशनशिप में नहीं आए थे जब तक कि सदाओ के फादर ने हैना को देखकर अप्रूवल नहीं दिया था। तो मतलब जब पसंद करते थे तो ऑटोमेटिकली रिलेशनशिप हो ही जाता है, अब उसमें नहीं आया मतलब? आप इंडिया के कौन से भाग में रहते हैं जो इतने मॉडर्न ख्याल है आपके? अरे नहीं, ये तो नेचुरल है ना, देखो, मतलब अगर दो लोग लाइक करते तो वो ऑटोमेटिकली वो रिलेशनशिप में टर्न होगा ही वो चीज। हाँ लेकिन मतलब मैं यहाँ पे जो रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ वो मैरिज के रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ। ओके ओके। तो वो एक दूसरे को वहां पे लाइक करते थे, एक दूसरे से बात करते थे, फ्रेंड्स थे, लेकिन वो शादी का कुछ पक्का नहीं था। और शादी का तभी पक्का हुआ जब सदाओ के जो पिताजी थे उन्होंने अप्रूवल हैना को देखा और अप्रूवल दिया कि ठीक है ये प्योर जापानीज है, आप इससे शादी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, हाँ। गुड। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और अब उनकी शादी को इतने साल हो गए थे और उनके 2 बच्चे भी थे, और अभी भी वो परफेक्टली हैप्पी थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और अब पहले यहाँ पे हाथ रखा था, अब यहाँ पे हाथ रखा है। ठीक है, तो इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग बैक। और मतलब हमेशा ऐसा होता है ना कि जब खुशी चल रही होती है तो एकदम से, जब क्या होता है दीपक, जब जैसे ही खुशी का पल आता है तो क्या होता है उसके बाद? जब लगता है सब शांत है तो क्या होता है? हंगामा, बॉलीवुड का यही है। हाँ, तो तभी तूफान आता है, जब एकदम समुद्र की लहरें बहुत शांत होती हैं। तो शांत इसलिए होती है क्योंकि तूफान आने वाला होता है, तो अब तूफान आ गया है। तो इट वॉज एट दिस। तूफान से पहले वाली शांति। हाँ बिल्कुल सही। तो पहले उसका हाथ यहाँ था, अब दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, शादी भी हो गई थी, एक दूसरे की बातें याद कर रहे थे, और उसकी जो बीवी थी उसने दाव के हाथ यहाँ पे रख दिया था। और उसी वक्त इट वाज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। और दूर समुंदर में, एक समुंदर के तट पे उनको एकदम से दिखा कि कोई काली काली चीज धीरे धीरे मूव कर रही है, अजीब तरीके से, जैसे कि धुआं धुआं था, और धुएं धुएं में से कोई काली काली चीज समुंदर से मूव करती हुई उनके तरफ आ रही है। मतलब वो तो एक चबूतरे से ऊपर घर पे बालकनी से देख रहे थे, लेकिन उनकी घर की डायरेक्शन में आ रही थी ऐसी चीज, कोई काली काली चीज। इट वॉज अ मैन, और ये उन्होंने जब ध्यान से देखा तो उन्हें दिख गया कि वो एक आदमी था। ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, और वो समुद्र में बहते बहते आ रहा था, और एकदम से वो उड़ते हुए किनारे पे आया। मतलब इतना फ्लो था समुद्र का कि वो लुढ़कते फुड़कते उड़ते हुए फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, और ओशन से बाहर आया, फ्लंग उड़ते हुए, इट सीम टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। और वो ऐसे ऐसे लुढ़कते पुढ़कते आ रहा था, और एकदम से इतना तेज वो उछला, जो जो भी चीज आ रही थी, जो आदमी आ रहा था समुद्र में बहता बहता किनारे की तरफ, इतनी तेज आंधी, इतनी तेज आ रहा था वो कि ऐसा लगा कि वो बीच में कुछ चीज बीज होगी, पत्थर वत्थर होगा, तो पत्थर से टकराया, और वो एकदम से ऐसा लगा कि वो आदमी खड़ा हो गया। ठीक है, बाय अ ब्रेकर ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट। और ये दिख रहा है तुमको? देख रहे हो ना? देख रहे हो ये? हाँ हाँ, तो एक और दिखाता हूँ, ये किमिनो को तो बंद करते हैं। हाँ, तो ऐसा कुछ आदमी तट पे आया था। अभी ये वाला तो दृश्य नहीं आया है, जल्दी दिखा दिया मैंने तुमको। तो इट वाज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग ब्लैक कम आउट ऑफ द मिस्ट। इट वाज अ मैन, ही वाज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, फ्लंग इट सीम टू हिज फीट बाय अ ब्रेकर। और ब्रेकर आया, और वो आदमी एकदम इतनी तेज उछला कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो गया। और धीरे 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 कोई पार्टिसिपेंट और ज्वाइन कर रहा है। पीयूष आया, पीयूष। हेलो पीयूष, कैसे हो भाई? पीयूष सर, हाउ आर यू? सही, अच्छे हैं। पीयूष, तुम्हारे लिए मैंने 2:30 बजे करा था, आज क्या हुआ?
सर मतलब 2:45 पे क्लास एंड होती है सर, मतलब चलो कोई तो नहीं, रिकॉर्ड हो रहा है, चिंता मत करो, बढ़िया से रिकॉर्डिंग देखना, डाल दूंगा मैं इसको, ठीक है, मस्ती से देखना, जो भी डाउट हो पूछना, एकदम तुम्हारी थैंक यू सर। ठीक है, तुम्हारी सेवा में तत्पर हम, ठीक है। चलो अब बीच में से ही कहानी को सुनो अभी, फिर रिकॉर्डिंग देखना, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अभी तो मजा आने वाला है बहुत सारा। It was at this moment that both of them saw something black come out of the mist. It was a man. He was flung up out of the ocean, और एकदम से लुढ़कते पुढ़कते ओशन से तैरता बहता बहता आ रहा था वो किनारे की तरफ। कभी देखा है समुंदर से, जो समुंदर से लहरें किनारे की तरफ आती हुई, दीपक देखा है कभी, पीयूष देखा है कभी? यस सर। मैं कह रहा हूँ कि समुंदर से लहरें किनारे की तरफ इतने फोर्स से आती हैं, देखा है कभी? हाँ भैया, वेव आती है भैया। हाँ, तो उसी फोर्स की वजह से हमारा जो ये आदमी है, जो कि काला काला कुछ दिख रहा है समुंदर में, एक आदमी है, वो लुढ़कता पुढ़कता आ रहा है। He was flung up out of the ocean, flung मतलब उड़ते, मतलब लुढ़कता पुढ़कता उड़ता पुड़ता आ रहा था इतने फोर्स से, क्योंकि समुद्र की लहर आ रही थी। It seemed to his feet, और वो अपने एक ब्रेकर्स आया, कोई पत्थर पुत्थर आया और उससे वो उछल गया, और उससे वो अपने पैरों पे थोड़ा खड़ा हो गया और सहारे से खड़ा हुआ, और ही स्टैगर्ड अ फ्यू स्टेप्स, और क्योंकि अब वो उसको सहारा मिल गया था तो ही स्टैगर्ड मतलब धीरे 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 चला, और कुछ स्टेप्स चला। His body outlined against the mist, और उसकी जो बॉडी थी उसकी ऐसी आउटलाइन बन रही थी धुएं धुएं में, जो धुआं धुआं चल रहा था ना समुंदर के ऊपर से लेकर उसके घर तक, सदाओं के घर तक, ठीक है, उस धुएं में उसकी एक जो ये हमारा प्रिजनर ऑफ वॉर है, जो ये आदमी है, जो कुछ चीज आ रही है सदाओं के घर तक, वो उसकी ऐसी आउटलाइन बनने लगी। दिख रही है आउटलाइन सबको? बताओ। क्या भैया? मैं कह रहा हूँ ये आउटलाइन दिख रही है, ये ऐसा ऐसा दिख रहा था कुछ आते हुए, तो समुंदर से निकलकर ऐसा कुछ हाँ चलते सर। चलते आ रहा था, ठीक है। तो हिज बॉडी आउटलाइंड अगेंस्ट द मिस्ट, और ऐसा दिख रही थी उसकी बॉडी, आउटलाइन दिख रही थी बॉडी की ऐसी। हिज आर्म्स अबव हिज हेड, और उसके जो हाथ थे वो उसके सर के ऊपर थे, पता नहीं क्यों। देन द कर्ल्ड मिस हिड हिम अगेन, और फिर से उस, और फिर से एकदम से वो छुप गया। क्यों छुप गया दीपक, बताओ, कैसे छुप सकता है वो, बताओ। उसने स्टार्टिंग में बताया था पोइट ने कि कुछ आ रहा था उसके घर की तरफ उड़ते हुए, हाँ, तो इसलिए उसके छुप गया बीच में, क्योंकि वो उसके बीच में। धुआं है ना पूरे समुंदर से लेकर उसके घर तक, सदाओं के घर तक, है ना? क्या हो गया, हाँ समझ वो में आ धीरे से वो फॉग में छुप गया था। गया? हाँ बिल्कुल सही। यार ऐसे मत करो, समझ नहीं आ रहा तो पूछ लो, समझ नहीं आएगा अगर अभी नहीं पूछोगे तो, ठीक है। तो कोई चीज समुंदर के लहरों के साथ बहती बहती आ रही थी, कोई काली काली चीज, फिर पता चला वो आदमी है, फिर वो एकदम झटके से खड़ा हुआ, और फिर धीरे 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 चलने लगा। उसके हाथ उसके सर के ऊपर थे ऐसे थोड़े, उसकी मतलब उसकी बॉडी उसके कंट्रोल में नहीं थी, बताना चाहते हैं वो। और फिर से एकदम से वो धुएं ने उसको घेर लिया और वो छुप गया, ठीक है, ठीक है। और जैसे ही वो छुपा, दिखना बंद हो गया, तो हैना जो थी वो चिल्लाई, ये कौन है, हु इज दैट, हैना क्राइड। शी ड्रॉप्ड सदाउ's arm and they both leaned over the railing of the veranda, और जो वरांडा का जो रेलिंग थी उस पे ऐसे लीन हो गए, जो उनकी बालकनी बालकनी में खड़े थे, अपने घर के आंगन में खड़े थे वो लोग, तो एकदम से लीन होके उसको एकदम देखने लगे कि कौन है वो, कौन है वो, कौन है वो, ठीक है। नाउ दे सॉ हिम अगेन, और उनको वो एकदम से बादल फिर से छटे और वो दिखने लगा। द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड हिज नीज क्रॉलिंग, और जो आदमी था अपने हाथों के बल चल रहा था, और मतलब क्रॉल समझते हो ना? जो बेबीज करते हैं बेसिकली। हाँ, ऐसे था। दिख रहा है दीपक, कंगन, पीयूष? ओके, ये तो ऐसे आर्मी रेंगते है। हुए हाँ, रेंगता हुआ आ रहा हाँ था सर, वो वो ऐसे। आर्मी स्टाइल में आ रहा था। हाँ, वो आर्मी मैन ही था भाई, वो प्रिजनर ऑफ वॉर है, पता चलेगा। हाँ, वो सब उसी से रिलेटेड है। हाँ हाँ,
लेकिन वो इस वक्त इसलिए आ रहा था क्योंकि उसकी बॉडी में जान नहीं थी। वो आर्मी अपने आप को शो ऑफ नहीं कर रहा था वो कि मैं आर्मी मैन हूँ, देखो मेरे को सैल्यूट करो, ऐसा नहीं हो रहा था। वो बहुत थका हुआ है, उसके साथ टॉर्चर हो रखा है, वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर है जो भाग कर आ रहा है कहीं से, और समुंदर भी उसका साथ दे रहा है, उसको किनारे पे फेंक रहा है एक डॉक्टर के घर के सामने। कुछ ऐसा होने वाला है, अब देखो किस्मत क्या कहाँ लेके जाती है हमको, ठीक है। और हैना बोलती है हु इज दैट, हैना क्राइड, शी ड्रॉप्ड सदाओ's arm, और जहाँ पे ऐसे ऐसे हाथ है, यहाँ पे हाथ, फिर यहाँ पे हाथ, एकदम से छोड़ा उसने हाथ, कहता है हाथ वाथ छोड़ा, बहुत हो गया। एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग, और रेलिंग्स के ऊपर जो वरांडा था उसके ऊपर लीन होकर दिखने लगे कि कौन है, ध्यान से दिखने लगे कौन आ रहा है। नाउ दे सॉ हिम अगेन, और एकदम से फिर पहले बादल आ गए थे, क्या बादल फिर से छट गए और वो दिखने लगा कौन था। द मैन वाज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्रॉलिंग, और जो आदमी था वो ऐसे अपनी हाथ और पैरों पे क्रॉल करते हुए धीरे 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 उनके घर की तरफ आ रहा था। Then they saw him fall on his face and lie there, और फिर धीरे धीरे चल चल के आ रहा था, लेकिन अब उसकी बॉडी में क्षमता जो थी, जो शक्ति थी, जो एनर्जी थी, वो खत्म हो गई और वो आदमी गिर गया एकदम। ऐसे चलते 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 आ रहा था, लेकिन धड़ा गिर गया। ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक क्लियर आया? बताओ तीनों। हाँ यस क्लियर सर। है। हाँ भैया। बढ़िया। और फिर सदाओ क्या बोलता है, अ फिशरमैन परहैप्स, और सदाओ को लगता है कि वो एक फिशरमैन होगा। वॉश फ्रॉम हिज बोट, और एक फिशरमैन होगा जो कि अपनी बोट से गिर गया होगा और समुद्र ने उसे लहरों से तट पे फेंक दिया। He ran quickly down the steps, और वो एक डॉक्टर था, और डॉक्टर जाके मदद करना चाहेगा। वो मदद करने के लिए नीचे गया अपनी पत्नी के साथ। He ran quickly down the steps and behind him Hannah came, her white sleeves flying, और क्योंकि उसकी हाना ने, उसकी पत्नी ने हाउरी पहना हुआ था, उसके नीचे किमोनो पहना हुआ था, तो हाउरी एक लूज जैकेट टाइप होता है, तो वो भाग रही थी, तो वो जो हाउरी था वो ऐसे क्या कहते हैं कि कभी किसी ने जैकेट पहनी है, दीपक कभी जैकेट पहनी है तुमने, बताओ। हाँ सर, भैया। जैकेट को अगर तुम खोल देते हो और फिर भागते हो, तो जैकेट एकदम से पूरी टंग, जब तुम भागते हो तो जैकेट लटक रही होती है ना, हाँ भैया। वैसा ही कुछ हो रहा था। हर वाइट स्लीव्स फ्लाइंग, a mile or two away on either side there were fishing villages, और क्यों बोला था सदाओ ने वो एक फिशरमैन होगा, क्योंकि उस जहाँ पे उनका घर था उससे a mile or two away on either side, दोनों तरफ तट के there were fishing villages, और वहाँ पे fishing villages थे, मतलब जो उन villages में लोग रहते थे वो फिशरमैन, मछली पकड़ने वाले। But here was only the bare and lonely coast, dangerous with rocks, और लेकिन जो ये वाला तट था, मतलब समुंदर है, समुंदर के इस पार मछली वाला गांव है। मछली वाला गांव मतलब मछली जो पकड़ते हैं, फिशरमैन का गांव है। इस पार भी मछली वाला गांव है, लेकिन जहां जो तट सदाओ के घर की तरफ है, वो तट बड़ा ही खतरनाक है। क्यों? बेयर एंड लोनली कोस्ट है, वहां पे कोई है नहीं, बहुत लोनली सा कोस्ट है। डेंजरस विद रॉक्स, और बहुत सारे रॉक्स हैं, कंटीले रॉक्स हैं, मतलब कि अगर उन रॉक्स से कोई टकराएगा, उन पे चलेगा तो उसको कांटे लग जाएंगे, रॉक्स वॉक्स चुभ जाएंगे, बहुत ही शार्प रॉक्स हैं। और द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, जो सर्फ था, मतलब जो सर्फ समझते हो, मतलब कि जो उनका क्या कहते हैं, छाक सर। हाँ, समंदर का जो किनारा था उसमें बहुत सारे पत्थर थे। तो अगर कोई समुंदर से ऐसे रगड़ता रगड़ता आएगा तो उसको बहुत सारे पत्थर चुभेंगे। somehow the man had managed to come through them, और फिर भी क्योंकि इतने सारे पत्थर थे, इतना सारा लोनली और बेयर कोस्ट था, स्पाइक्ड विद रॉक्स था कोस्ट, फिर भी उस किनारे से ही वो आदमी धीरे 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 ऐसे 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 चलता चलता आया था और धड़ाम से गिर गया था, मैनेज कर गया था। somehow the man had managed to come through them, और फिर भी आदमी यहाँ तक आ गया था। he must be badly torn, और सदाओ क्या सोच रहा है, क्योंकि वो सदाओ एक डॉक्टर है, तो वो सोच रहा है कि वो जो आदमी अभी आ रहा है उसको नहीं पता है कि वो प्रिजनर ऑफ वॉर है या कौन है, अभी तो उसको लग रहा है कि वो कोई मछुआरा है, फिशरमैन है। तो सदाओ क्या मन में बोलता है कि क्योंकि ये तट जो है बहुत पत्थरों से भरा है, तो जो आदमी ऐसे ऐसे चल के आ रहा है वो पक्का उसे बहुत सारी चोट लगी होगी, he must be badly torn. They saw when they had come towards him, और उन्होंने देखा कि जब वो उसके पास पहुंचे, दैट इंडीड इट वाज सो, और उन्होंने देखा कि उसे बहुत सारी चोट लगी, हाथों में, उसकी बॉडी पे। द सैंड ऑन वन साइड ऑफ हिम हैड ऑलरेडी हैड अ स्टेन ऑफ सोकिंग थ्रू, रेड सोकिंग थ्रू। ये स्टेन ऑफ रेड सोकिंग थ्रू मतलब क्या है, कोई बताएगा? ब्लड, देखो, वैसे खून बह रहा, हाँ खून से सना हुआ।
हाँ, अब देखो मैंने जो घर लाल कलर का बनाया ना, ये गलत बनाया, लाल कलर से बना दिया तो अब तुम्हें समझ कम आएगा, लेकिन चलो सपोज जो खून होता है ना वो पर्पल कलर का होता है, ये सपोज करो, ठीक है। तो ये तट है, इस पे ये हमारा आदमी है, वो पड़ा हुआ है, ठीक है। सदाव और उसकी पत्नी यहाँ पर है। अब सदाव नीचे जा रहा है, नीचे पहुंच रहा है, मतलब सीढ़ियां वीडियां नीचे जा रहा है उसके पास, आदमी के पास। और ये जो आदमी है वो घिसट घिसट के चल रहा है, और इस वजह, और उसको उसकी बॉडी पे बहुत सारी चोट लगी हुई है। और अगर खून पर्पल कलर का होता तो एक साइड से पूरी मिट्टी पर्पल 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 कलर की हो गई। क्लियर हो रहा है? इसको कहते हैं ये a stain of Yes, red sir. walking through। क्लियर है ये बात? Yes, sir. दीपक और कंगन आपको क्लियर है? हाँ ठीक, गुड। ही इज वुंडेड, और सदाव एकदम से चिल्लाता है, एक्सक्लेम, एकदम से बोलता है इसको तो चोट लगी हुई है बहुत सारी। जब वो पास पहुंचता है उस प्रिजनर ऑफ वॉर के, जब वो आदमी चल चल के आ रहा है, चल के अंदर से जैसे रगड़ते रगड़ते आया और एकदम से धड़ाम नीचे गिर गया। और जब सदाव नीचे जाके देखता है उस आदमी को कि क्या हुआ है उसको, तो वो देखता है कि जैसे जैसे वो रगड़ के आ रहा था तो पीछे पूरी एक खून की लहर कह रहा हूँ, खून की एक लाइन बनी हुई है और स्टेन हो रखी है पूरी मिट्टी खून खून के कलर से। एंड ही इज वुंडेड, और वो बोलता है किसे तो चोट लगी है। ही मेड हेस्ट टू द मैन, और वो भागते भागते उस आदमी की तरफ गया। जैसे उसे दिखा कि वो तो बहुत चोट लगी है उसको, क्योंकि वो डॉक्टर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लोगों का ध्यान रखना, तो वो भागते भागते उस सदाव के पास गया। हु ले मोशनलेस हिज फेस इन द सैंड, और जो सदाव था वो बेहोश पड़ा था, मोशनलेस था, हिज फेस इन द सैंड, और उसका जो फेस था वो सैंड में धस गया था एक तरीके से। धस इन द सेंस कि वो जैसे जैसे चल के आ रहा था और एकदम से घाम गिरा तो उसका जो फेस था वो सैंड में धस गया। An old cap stuck to his head, soaked with the sea water। और ये कौन सी टोपी होगी, कोई मेरे को गेस करना चाहेगा? बताओ। An old cap stuck to his head। बिल्कुल सही, नेवी, यूएस। यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी। ऐसी एक टोपी थी उसके सर पर, ठीक है, यूएस नेवी की टोपी थी। He was in wet rags of garments, और उसके जो कपड़े थे वो बहुत ही भीगे हुए थे, गीले थे, क्योंकि वो भी समुंदर से आ रहा था घिसटता घिसटता। और सदाव स्टॉप्स, और एकदम से सदाव कुछ देखता है कि एकदम से रुक जाता है। हैना एट हिज साइड, और सदाव खड़ा है और उसके पीछे हैना खड़ी है एकदम, ठीक है। एंड टर्न द मैन्स हेड, दे सॉ द फेस, और उसका आदमी जो था वो मिट्टी में ऐसा धसा हुआ सा उसका चेहरा था, लेकिन जैसे ही सदाव ने चेहरा ऊपर करा तो उसको दिखता है कि ये तो एक गोरा आदमी है, ये तो एक अमेरिकन है, अ व्हाइट मैन। हैना एकदम से चिल्ला देती है, कि चिल्लाती नहीं है, मतलब विस्पर करती है, अमेरिकन, अ व्हाइट मैन। हैना विस्पर, यस इट वाज अ व्हाइट मैन, और हाँ वो एक अमेरिकन था, एक व्हाइट मैन था। द वेट कैप फेल अवे, और जैसे उसने उसका सर उठाया था तब जो उसने टोपी पहनी थी, ये वाली टोपी एकदम से गिर जाती है। वेट कैप फेल अवे एंड देयर वाज हिज वेट येलो हेयर, और उसके गोल्डन बाल भी दिख जाते हैं। गोल्डन कलर के बाल होते हैं अमेरिकन के, मतलब बहुत तरीके के बाल होते हैं, लेकिन एक गोल्डन जो बाल होते हैं वो भी एक अमेरिकन तरीके की प्रजाति होती है। लॉन्ग और लंबे गोल्डन बाल थे, येलो बाल थे, एज दो फॉर मेनी वीक्स इट हैड नॉट बीन कट, और इतने लंबे हो गए थे बाल जैसे कि बहुत समय से उसने वो बाल ना काटे, उसने अपनी ग्रूमिंग ना कर पाया हो। Upon his young and tortured face was a rough yellow beard, और उसके यंग बहुत, मतलब वो जो भी आदमी था जो इस वक्त तट पे बेहोश होके वुंडेड होके पड़ा हुआ है, वो एक यंग आदमी था, टॉर्चर्ड आदमी था, टॉर्चर्ड था। टॉर्चर्ड से क्या पता चलता है? टॉर्चर्ड फेस, कौन बताएगा? सुन भी रहे हो? Yes, sir. या हाँ, तो टॉर्चर्ड का मतलब वो जब वॉर फाइट कर रहा था तो उसको भी काफी ज्यादा चोट लगी थी, तो वो एक टॉर्चर काइंड ऑफ थिंग हो गया ना, वो चोट जो वॉर में वो लगी एक थी। प्रिजनर ऑफ वॉर था, वो अमेरिका का एक सोल्जर था जिसको जापानीज आर्मी ने पकड़ लिया था, और वो इस वक्त एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर था। और
क्योंकि वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था, तो जापानीज आर्मी ने उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर करा था। और अगर मैं तुम्हें दिखाऊं, मतलब वो जापानीज आर्मी से भाग के आया था हाँ बिल्कुल सही, भाग के आया था। तो दिख रहा है, और जापान में ही। ठीक है। तो इसको कहते हैं टॉर्चर, मतलब उसको बहुत मारा पीटा होगा, उसको उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया होगा, खाने पीने को नहीं दिया होगा, बहुत बर्बरता से लोग पेश आए होंगे। ऐसा होता है प्रिजनर ऑफ वॉर के साथ। दिख रहा है तुम सबको, इमेज दिख रही है? यस यस हाँ भैया। इमोशन समझ पा रहे हो ना? यस सर। गुड, वेरी गुड। अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस वाज अ रफ येलो बियर्ड, और उसके जो बियर्ड थी, जो कि मेरी अभी तो है ही नहीं दाढ़ी यार, लेकिन हाँ, तो उसकी जो बियर्ड थी वो रफ येलो बियर्ड थी, बहुत रफ थी, मतलब वो ग्रूम नहीं कर पा रहा था अपनी बियर्ड को। उसको उसके साथ बहुत टॉर्चर हुआ था, तो उसको जिलेट का वो शेवर तो लाके देंगे नहीं, उसको ना तो अपनी दाढ़ी वाड़ी काट पाया, ना बाल वाल काट पाया, और बहुत टॉर्चर हुआ था, और उसकी जो दाढ़ी थी वो बढ़ गई। ही वॉज अनकॉन्शियस एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर, और वो उस वक्त बेहोश था। जो भी वो लोग उसके साथ कर रहे थे, जो भी वो बातें कर रहे थे कि ये तो अमेरिकन है, ये तो ये है, ये तो वो है, और उसकी जो भी वो बातें कर रहे थे वो उसको सुनाई नहीं दे रही थी, और वो अनकॉन्शियस, बेहोश। Now Sadao remembered the wound and with his expert, एकदम से उसे याद आता है कि उसे तो चोट लगी है, क्योंकि वो इतने पत्थरों से रगड़ता यहाँ तक आया है, तो उसको चोट लगी है। सदाव ने देखा, क्योंकि उसका खून भी बह रहा था, पीछे पूरी लाइन बनी हुई थी खून की, जैसे वो चलते चलते आया था। तो एंड विद हिज एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगैन टू सर्च फॉर इट, और एक्सपर्ट फिंगर्स इसलिए बोला गया क्योंकि वो एक डॉक्टर था, वो एक एक्सपर्ट था इस फील्ड में चोट ठीक करने में, और वो काम भी कर रहा था एक दवाई पे जो कि चोट को एकदम ठीक कर दे और स्कार भी ना छोड़े। तो एक्सपर्ट फिंगर्स ही बिगैन टू सर्च फॉर इट। किसके लिए सर्च करने लगा वो? सर्च फॉर इट, क्या सर्च कर रहा है वो? वाउंड। वुंड के लिए, बिल्कुल सही, कि उसको कहाँ पे चोट लगी। ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और जैसे ही सदाओ ने उसकी बॉडी को छू छू के देखा कि कहाँ पे उसको चोट लगी है, कहाँ से इतना खून बह रहा है, तो जैसे उसने उसकी बॉडी को दबाया, छुआ, तो पैसे और ज्यादा खून बहने लगा ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक। और राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक मतलब जो उसकी पीठ है, उसके राइट साइड में सदाओ सॉ दैट अ गन वुंड हैड बीन रीओपन, और वहां पर एक गन का वुंड रीओपन हो गया था, मतलब उसको गोली लगी। ठीक है, ये बात क्लियर हो रही है इस लाइन से कि जो प्रिजनर ऑफ वॉर था उसको गोली लगी हुई थी। ठीक है, बताओ क्लियर है ये बात या नहीं? यस सर यस। ठीक। द फ्लैश हाँ भैया। ब्लैकेंड विद पाउडर, और जो उसका फ्लैश था वो ब्लैकेंड हो रहा था पाउडर से, क्योंकि गोली लगी थी बहुत पहले, लेकिन अभी तक गोली निकाली नहीं थी, और क्योंकि वो उन पत्थरों से टकरा 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 कर आया था यहाँ तक, तो वो जो उसकी गोली लगी हुई, जहाँ पे गोली लगी थी वहीं पे ही उसकी बॉडी टकराई, और वो वूंड जहाँ पे गोली लगी थी वो फिर से खुल गया, वो घाव फिर से खुल गया, और वो और उसकी जो स्प्लैश था वो ब्लैकेंड हो रखा था पाउडर से। क्यों पाउडर से ब्लैकेंड था? क्योंकि उसकी गोली अभी भी उसकी बॉडी के अंदर ही थी, जहर फैल रहा था उसकी बॉडी। सम टाइम, मेनी नॉट मेनी डेज अगो, और कुछ देर पहले उसको गोली लगी थी, मतलब कि हो सकता है कुछ घंटे पहले या एक आध दिन पहले उसको गोली मारी थी। द मैन हैड बीन शॉट एंड हैड नॉट बीन टेंडेड, उसको गोली मार दिया गया था, लेकिन उसको यहाँ वहां पे कहीं पे गोली मार दिया था, पीठ पे मारा था, लेकिन उसकी गोली निकाली नहीं गई। और हैड नॉट बीन टेंडेड मतलब उसको हील नहीं किया गया था, उसको दवाई नहीं दी गई, उसकी देखभाल नहीं करी गई। इट वॉज अ बैड चांस दैट द रॉक हैड स्ट्रक द वुंड, और ये एक बहुत मतलब बैड चांस था, और ये एक बहुत बुरी किस्मत की बात थी कि जहां पे उसे गोली लगी थी वहीं पर ही उसकी चोट फिर से खुल गई। यहाँ तक क्लियर है कंगन? आप बताओ मेरे को। हाँ क्लियर है। ठीक। ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, और हैना जो है वो एकदम से देखती है, वो तो डॉक्टर मतलब क्या कहते हैं, उसने इतना खून तो देखा नहीं होता, वो सर्जन तो थी नहीं। हैना भी एक तरीके से मेडिकल स्टडीज ही करने आई थी वहां पे, कुछ स्टडीज करने आई थी अमेरिका में, लेकिन वो एक डॉक्टर नहीं थी, एक सर्जन नहीं, तो उसने इतना खून नहीं देखा था। तो हैना एकदम से बोलती है, ओ ये तो कितना ज्यादा ब्लीड कर रहा है, कितना ज्यादा खून निकल रहा है। हैना विस्पर्ड अगेन इन अ सॉलेम वॉइस, और एक बहुत शांत सी एक दुखी आवाज में, सॉलेम मतलब दुखी आवाज में हैना बोलती है, द मिस स्क्रीन देम नाउ कंप्लीटली, और जो जो धुआं था उस धुएं ने उन्हें पूरी तरीके से घेर लिया था। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि नेचर जो था उनको उनको छुपा रहा था, ताकि कोई भी उनको उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की हेल्प करने से ना रोक सके, ताकि कोई भी उन्हें पकड़ ना सके और वो लोग अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर की मदद कर सके। नेचर भी बहुत बड़ी थीम है इसमें। जो सी है वो उसे उसी डॉक्टर के घर के किनारे ही लेकर आके फेंकता है उस आदमी को, वो, और बहुत सारी चीजों में देखोगे नेचर भी बहुत बड़ा पार्ट प्ले करता है। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और इस दिन के इस वक्त कोई भी नहीं आया।
द फिशरमैन हैड गॉन होम, और जो मछुआरे थे वो घर जा चुके थे, एंड इवन द चांस बीच कोम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड। और जो चांस बीच कोम्बर्स, में बताता हूँ तुम्हें बीच कोम्बर्स का क्या मतलब होता है। कोम्बर्स वो होते हैं जो सफाई वफाई करते हैं। क्या खुला है? बीच कोम्बर्स, देखो, a person who walks along a beach looking for valuable or interesting items, मतलब बेसिकली बीच कोम्बर्स माने कि जो चीज, जो लोग बीच पे स्ट्रोल करते हैं, बीच पे कुछ चीजें ढूंढते हैं, कचरा वचरा साफ करते हैं, या फिर कुछ बीच पे मतलब वो घूमने आते हैं जो लोग, तो वो भी साहिब आलम ऑफ दिस चैप्टर। हाँ, क्या कह रहे हैं? जैसे साहिब आलम था रेड पिकर, वैसे हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अरे वाह भाई, ये तो खेल कर रहा है यार, ये तो कनेक्ट कर रहा है भाई। सही है दीपक, गुड यार, गुड, वेरी गुड, अच्छी बात है। तो इस वक्त ना तो मछुआरे थे वहां पे, वो भी घर जा चुके थे, और जो बीच कोम करते थे, मतलब जो कि वहां पे साहिब आलम की तरह रैग पिकिंग करते थे या कुछ ढूंढने आते थे बीच पे, वो भी नहीं थे, वो भी घर जा चुके थे। What shall we do with this man? और सदाओ एकदम से बोलता है कि अब हम इस आदमी के साथ क्या करें। मेरे को ये बताओ, यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं? पहले सबसे पहले इंपॉर्टेंट ये बात है, यहाँ तक सबको क्लियर है या नहीं? हाँ भैया। कंगन आपको क्लियर है? पीयूष आपको क्लियर है? पीयूष सर को एक ना, बार हल्का सा repeat करिएगा। हाँ क्या सर कह ये रहे? लाइन में सर समरी इसका। समरी इसका मतलब समरी दे दूं, ये कह रहे हो? सर लाइन का, से पैराग्राफ का वो। अच्छा, ये ओ ही इज ब्लीडिंग वाले का। यस सर, यस सर। हाँ, तो उसकी जो पत्नी है वो कहती है कि एकदम दुखी आवाज में कहती है कि ओ हाउ ही इज ब्लीडिंग, कितना खून निकल रहा है इसमें से, इस आदमी में से। द मिस्ट स्क्रीन देम नाउ कंप्लीटली, और जो धुआं था उनको चारों तरफ से घेर लेता। एंड एट दिस टाइम ऑफ डे नो वन केम बाय, और उस समय, उस वक्त, दिन के उस वक्त कोई भी वहां पे नहीं आता था। जो मछुआरे होते थे वो भी उस वक्त तक घर चले जाते थे। एंड इवन द बीच कोम्बर, जो कि बीच पे समुद्र के किनारे कुछ ना कुछ चीजें ढूंढने आते थे, या फिर कुछ उनको पैसे वैसे ढूंढने आते थे, या फिर साफ वाफ करने आते थे बीच, वो लोग भी घर जा चुके थे, उनका भी दिन खत्म हो गया था। समझ आया दीपक? यस सर, ओके। What shall we do with this man? और सदाओ एकदम से बोलते हैं, अगला पैरा देख रहे हैं हम, कि अब हम इस आदमी के साथ क्या करें। ये तो एक अमेरिकन है, और वो अमेरिकन को, मतलब एक बार बताओ, वो अमेरिकन के लिए क्यों एक प्रॉब्लम था, ये जानना है मेरे को तुमसे। एनिमी था ना, हाँ, तो एनिमी कंट्री वॉर चल रहा था उनसे। बिल्कुल बढ़िया। कंगन आपको समझ आ रहा है ना? ठीक है कंगन, आपकी आवाज बहुत धीरे आई। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। यहाँ तक सब समझ आया है ना कंगन? आपको कोई डाउट वाउट है तो पूछ लो आप। ना, नहीं है डाउट। गुड। और सदाव बोलते हैं व्हाट शैल वी डू विद दिस मैन, हम इस आदमी के साथ क्या करें? ये जो अमेरिकन आदमी हमारे घर के सामने आके पड़ गया है, इसके साथ क्या करें हम? क्या इसका उपचार करें, क्या इसकी हीलिंग करें, क्या इसको आर्मी को दे दें, या इसको यहीं पे छोड़ दें? क्या करना चाहिए? सदाव मटर्ड मतलब एकदम बोलता है वो। मटर्ड माने मैं तुम्हें बता देता हूँ, मतलब बोलने को ही कहते हैं मटर्ड, लेकिन कैसे बोलने को कहते हैं एकदम प्रॉपर, मैं तुम्हें प्रॉपर मतलब बताना चाहता हूँ सब चीजों को। तो से समथिंग इन अ लॉ और बेयरली ऑडिबल वॉइस, और अपने मन मन में बोलता है, ऐसे बोलता है अब इस आदमी के साथ क्या, मतलब कि उसकी बीवी को भी नहीं सुनाई दे रहा, और वो एक तरीके से बोल रहा है लेकिन बहुत धीरे बोल रहा है, ठीक है। But how his trained hands seemed of their own will to be doing what they could to stand the fearful beating. और हालांकि उसके मन में है दुविधा कि क्या करें, इस आदमी को क्या आर्मी को दे दें, इस आदमी को क्या हम ठीक करें, या इस आदमी को यहीं पे छोड़ दें अपने हाल पर। लेकिन फिर भी उसके जो हाथ थे वो एक डॉक्टर के हाथ थे, और वो उस चोट को भरने के लिए, उस चोट को ढूंढने के लिए, गोली को ढूंढने के लिए, गोली को तो नहीं लेकिन चोट को ठीक करने के लिए अपने आप ही चल रहे थे उसकी बॉडी के ऊपर। He packed the wound with sea moss, और वो क्या कर रहे थे उसके हाथ, एकदम बताते क्लियर बताते क्या कर रहे थे उसके हाथ। उसके जो हाथ थे, he cleared the wound, और उसके वुंड को कवर कर दिया, कवरिंग दे दी with sea moss। और sea moss क्या होती है, उसमें एक हीलिंग प्रॉपर्टी होती है sea moss में, जो चोट को हील कर देती है। और सदाव को ये बात पता थी क्योंकि सदाव एक डॉक्टर था, ट्रेंड होके आया था अमेरिका से। तो वो सी मॉस से उसकी ड्रेसिंग कर देता है उसकी चोट की, दैट स्ट्रूड द बीच। और जो सी मॉस, मतलब देख रहे हो तुम कितना टैलेंटेड डॉक्टर है, मतलब वो ना उसके पास उसकी भी डॉक्टर की किट है, लेकिन फिर भी उसने उसकी चोट को ड्रेसिंग दे दी। कैसे ड्रेसिंग दी दीपक बताओ, किस चीज से दी?
बताओ बताओ, कोई भी बताओ तीनों में से। हाँ भैया, उसने ड्रेसिंग किससे की उसकी? हाँ, ड्रेसिंग किससे करी, मतलब उसने उसकी चोट की, जो प्रिजनर ऑफ वॉर उसके घर के आगे आके पड़ गया है, तो उसके पास उसकी डॉक्टर की किट भी नहीं है, उसके पास कुछ पट्टी वट्टी करने के लिए भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसने उस आदमी की ड्रेसिंग कर दी, उस आदमी की चोट को कवर कर दिया। किससे कवर करा? भैया उससे समुद्री एक घास जैसा आता है, सीमो, बिल्कुल सही, सी मॉस से कवर करा। उसके समझ गए ना? पास में मिल गया। समझ गए ना तुम? हाँ भैया, ठीक। द ये मैन। शायद उसने पापा से भी सीखी होगी अपने। हाँ क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। तुम्हारी आवाज बहुत धीरे आ रही है, क्या कह रहे हो बताओ? मैं कह रहा हूँ भैया शायद उसने पापा से भी सीखी हो, वहीं पे रहता था ना। हाँ हो सकता है, लेकिन वो एक डॉक्टर था, तो डॉक्टर मतलब उसको जो नॉलेज थी डॉक्टर की, उससे सीखा होगा उसने मेरे ख्याल से, है ना? लेकिन ये क्लियर तो नहीं हो है। सकता है। ठीक है। तो वो क्या बोलता है, सदाव क्या बोलता है, पहले यही पूछता है कि क्या करें हम इस आदमी से, और बहुत धीरे बोलता है, मतलब उसकी पत्नी को भी सुनाई नहीं देता है, ऐसे बोलता है कि क्या करें अभी इस आदमी के साथ, व्हाट शुड वी डू विद दिस मैन, और फिर खुद ही को जवाब देता है, द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, और हमें इस आदमी को समुद्र में वापस ढकेल देना चाहिए, और यही उसके लिए सबसे अच्छा होगा। क्यों सबसे अच्छा होगा, वो उस सबके लिए ये बात सबसे अच्छी क्यों होगी, बताओ, कौन बताएगा? क्यों सदाव बोलता है कि हम इस आदमी को सब बैक इन समुद्र में ही ढकेल देते हैं, ये सबसे अच्छा होगा उसके लिए, बताओ क्यों? भैया आपने एक लाइन मिस कर दिया ऊपर। हाँ, कौन सा पहले वाला? तो खुद को फ्री करना चाहता था ये उससे। एक Yes, लाइन मिस कर दिया हाँ आपने लाइन ऊपर। मिस कर दिया मैंने, मैं करता हूँ। द मैन मोन्ड विद पेन इन हिज स्टूपर बट ही डिड नॉट अवेकन। स्टूपर क्या होता है, मतलब स्टूपर एक वो होता है, दिखाता हूँ। तो स्टेट ऑफ नियर अनकॉन्शियसनेस, मतलब जब वो बेहोशी की हालत में था, तो आदमी बेहोशी की हालत में था, और जैसे ही सदा उसकी चोट के ऊपर वो सी मॉस को लगा रहा था, ड्रेसिंग कर रहा था ताकि उसका खून बंद हो जाए निकलना, तो तब बेहोशी की हालत नहीं, वो आदमी एकदम से आ करने लगा, क्योंकि उसको उसको चोट लगी थी, मतलब दर्द हो रहा था उसको, लेकिन फिर भी वो जागा नहीं, बेहोशी से वापस होश में नहीं आया। ठीक है कंगन, क्लियर हो गया ये बात? यहाँ तक क्लियर है ना? हाँ 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 ठीक है। हाँ दीपक, आप बताओ कि वो ये क्यों कहता है कि उसके साथ सबसे अच्छा हम ये कर सकते हैं कि उसको समुद्र में धक्का दे दो, क्यों कहता है बताओ? दीपक बताएगा, फिर कंगन बताएगी, फिर पीयूष बताएगा। क्योंकि भैया स्टार्टिंग में वो उसे एक एनिमी की तरह देखता है, जब उसने देखा कि वो एक वाइट मैन है, उसके बाल गोल्डन है, तो उसको पता चल गया ये अमेरिकन है और प्रिजनर ऑफ वॉर है, और उसको टॉर्चर किया गया है, मतलब ये भाग के है बेसिकली। तो ये तो सोचता है कि ना इसको पहले तो अपना झंझट खत्म कर दे, इसको फेंक देते हैं वापस पानी में, चला जाएगा कहीं और। ये था उनका इंटेंशन, अपने से फ्री करवाना उस समय सिर्फ। लेकिन वो ये बोलता है कि बेस्ट वी कैन डू, मतलब वो ये बोलता है कि हम सबके लिए सबसे अच्छी बात ये कर सकते हैं, सबके लिए क्यों बोलता है, ये तो उनके लिए अच्छा होगा ना, अगर प्रिजनर ऑफ वॉर को पानी में डालोगे वो तो मर जाएगा, तो वो प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए कैसे अच्छा होगा? वो फ्री तो हो जाएगा कम से कम, इनके जंगल में तो नहीं आएगा ना जापानीज के पास। बिल्कुल सही। कंगन, आप कुछ बताना चाहोगे इसके ऊपर? मतलब अगर वो उसको अपने घर पे रखती तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए भी बहुत ज्यादा ट्रबल हो जाएगा, कि अगर जापानीज आर्मी को पता चल गया तो फर्स्ट ट्रबल उनके लिए, एंड सेकंड ट्रबल कि अगर जापानीज आर्मी को पता चल गया तो वो उसे वापस पकड़ के ले जाएंगे, वापस उसके साथ टॉर्चर एंड ऑल दैट, मतलब जो भी होगा, और तो वापस वो सेम चीज रिपीट होगा, तो उससे बेटर है। बढ़िया। ठीक। पीयूष, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? नहीं सर, इतना काफी है। ठीक है, सही है, एकदम सही, कंगन और दीपक ने एकदम सही बताया। हाँ, नाउ दैट द ब्लीडिंग वाज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट ही स्टूड अप एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड। और सदाओ जो है, उसने सी मॉस उसके छाती पे, जहाँ पे पीछे यहाँ पे लगा था, चोट लगी थी, गोली लगी थी जहाँ से खून निकल रहा था, वहां पे उसने सी मॉस लगा दी, और उससे खून थोड़ी देर के लिए, उस मोमेंट के लिए थोड़ी देर के लिए खून रुक गया, क्योंकि उसने उसकी ड्रेसिंग कर दी है चोट की, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम हिज हैंड, और उसने अपने हाथों से मिट्टी को झाड़ दिया। और क्या यहाँ पे ये हाथों से मिट्टी को झाड़ने का मतलब है कि उसने अपने आप ऊपर से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी झाड़ दी, कि वो अब उसको समुद्र में वापस फेंकने वाले हैं, और अब वो इंसान उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। यस, अनडाउटेडली दैट वुड बी बेस्ट। और हैना भी यही बोलती है, जब सदाओ बोलता है कि द बेस्ट थिंग वी कैन डू इज डू पुश हिम बैक इनटू द सी, हम उसको समुद्र में वापस भेज देते हैं, जिससे ये सबसे अच्छा होगा, क्योंकि ना तो आर्मी उन्हें टॉर्चर करेगी, ना उस प्रिजनर ऑफ वॉर। तो हैना कहती है
बिना किसी शक ये बात सबसे बढ़िया है, दैट वुड बी द बेस्ट, ये सबसे बढ़िया बात। हैना सेड स्टेडीली, और हैना भी एकदम सर हिलाते हुए एकदम स्टेडीली, बहुत शांत तरीके से सर हिलाते हुए बोलती है कि हाँ ये बात एकदम सही बोली आपने। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस मैन। लेकिन वो अब दो चीजें चल रही हैं, वो ये बोल रही है कि हाँ तुम ये एकदम सही कह रहे हो, इसको भेज दो, तुम इसको तुम नदी में ही, नदी कह रहा हूँ, समुद्र में ही वापस डाल दो, ताकि दोनों बच जाएं, ना तो उस अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर को टॉर्चर सहना पड़े और ना हमको और टॉर्चर सहना पड़े, ना हमारी फैमिली खराब हो, ना उसकी जिंदगी खराब हो। बट शी कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन, लेकिन वो उसको देखे जा रही है उस आदमी को कि वो इतने दर्द में है, चिल्ला रहा है, दुखी है, दुखी नहीं मतलब बेहोश है, और वो दो स्टेट ऑफ माइंड में कि वो क्या करे, वो भी एक डिलेमा में है। और फिर सदाओ एकदम से बोलता है, जस्टिफाई कर रहा है, क्योंकि सदाओ अब एक गलत काम कर रहा है, उसके पास एक आदमी आया और एज अ डॉक्टर उसे उसको ट्रीट करना चाहिए, उसे ठीक करना चाहिए, लेकिन वो अपनी ड्यूटी से भाग रहा है। और सदाओ इसीलिए एक जस्टिफिकेशन देता है कि अगर हम इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन आवर हाउस, और अगर हम उस व्हाइट मैन को अपने घर में सहारा देंगे, वी शुड बी अरेस्टेड, और हमको पक्का जो जापानीज पुलिस है, जापानीज आर्मी है, वो हमको अरेस्ट कर लेगी। एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर हम उसको प्रिजनर की तरह उसको हैंड ओवर कर देंगे, उसको ट्रीटमेंट करने के बाद उसको प्रिजनर को आर्मी के हाथों दे देंगे, आर्मी को सौंप देंगे, तो ही वुड सर्टेनली डाई। उसको इतना टॉर्चर करेंगे वो लोग, क्योंकि वो एक प्रिजनर ऑफ वॉर था जिसने हिमाकत करी आर्मी के हाथों से भागने की, तो अब जब वो वापस जाएगा तो वो उसको तो मार ही डालेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? सदाव क्यों कह रहा था कि समुद्र में डालना सबसे अच्छी बात है, सदाव खुद भी एक जस्टिफिकेशन देता है। क्लियर है ये? पूछो। कोई पूछ रहा था क्या? नहीं सर नहीं। ठीक। द काइंडेस्ट थिंग, और हैना कहती है, हैना जो है हमारी, जो सदाओ की पत्नी है, वो क्या कहती है? द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। और हम इसके साथ जो काइंडेस्ट चीज कर सकते हैं, क्योंकि अगर वो उसका उपचार करेंगे, अगर वो उसको ट्रीट करेंगे, उसकी चोट भरेंगे, तो उनको एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उस प्रिजनर ऑफ वॉर को आर्मी को देना ही पड़ेगा, सौंपना ही पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए वो कहती है काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी। और तुम सही कह रहे हो सदाओ, काइंडेस्ट चीज, जो सबसे अच्छी चीज हम इस आदमी के लिए कर सकते हैं, उसको समुद्र में वापस भेज सकते हैं, ताकि उसे और टॉर्चर ना झेलना पड़े। हैना सेड, बट नाइदर ऑफ देम मूव्ड। लेकिन उन दोनों में से कोई भी उस आदमी को उठाकर समुद्र में भेजने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों बात कर रहे थे, एक दूसरे की बात पे हामी भर रहे थे, लेकिन दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा। दे वर स्टेयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन अपॉन द इनर्ट फिगर। और ये इसका क्या मतलब है, कौन समझाएगा इस लाइन को? दे वर स्टीयरिंग विद अ क्यूरियस रिपल्शन। क्यूरियस भी है, मतलब उनको उसमें इंटरेस्ट भी है, और रिपल्शन भी है। रिपल्शन का क्या मतलब होता है, कौन बताएगा मेरे को? रिपल्शन का मतलब होता है कि एक तरीके से रिपल्स, मतलब कि जैसे कि मैग्नेट एक दूसरे से दूर जाते ना, रिपल्स करते हैं। मतलब उनको वो पसंद नहीं था, उसे वो गुस्से की निगाहों से देख रहे थे, उसे वो एनिमी समझ रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों? वो दोनों दोनों भाव कैसे फील कर रहे हैं? क्यूरियस भी है और रिपल्शन भी है। मतलब क्यूरियस क्या होता है, अगर कोई किसी चीज किसी सब्जेक्ट में क्यूरियस होता है तो वो उसको पढ़ता है, ठीक है। और अगर कोई रिपल्शन का मतलब होता है वो उससे दूर जाता है। तो क्यूरियस भी थे वो और रिपल्शन भी फेस कर रहे थे। ऐसा क्यों हो रहा था, बताएगा? कौन बताएगा? और इनर्ट फिगर का मतलब होता है, मैं बताऊँ इनर्ट का मतलब क्या होता है। इनर्ट मतलब जो स्टेबल होती है, ऐसा होता है। हाँ, तो लैकिंग द एबिलिटी और स्ट्रेंथ टू मूव, मतलब वो जो प्रिजनर ऑफ वॉर था वो बहुत ज्यादा वीक था, इसलिए उसको इनर्ट बोला गया है, लैकिंग द एबिलिटी टू मूव। बताओ कंगन, आप बताना चाहोगे? क्लियर? आपके पास बहुत धीरे कंगन। अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। मतलब वो लोग उसको बचाना भी चाहते थे, मतलब उसको समुद्र में नहीं भी फेंकना चाहते थे, और अगर अपने पास रखे तभी भी प्रॉब्लम है। मतलब फंसे हुए थे, डिलेमा में थे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, सही, एकदम सही आंसर, बढ़िया। तो देखो, वो कह रहे हैं यहाँ पे, वो लोग डॉक्टर है, ठीक है। डॉक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? अगर पेशेंट, किसी भी आदमी को चोट लगती है, तो वो एक हिपोक्रेटिक ओथ होता है कि उनको उसको ट्रीट करना चाहिए एज अ डॉक्टर, एज अ ह्यूमन। ह्यूमैनिटी क्या कहती है कि उनको उसकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि वो इतने दर्द में है, इतना टॉर्चर सह के आया है, इतना दुख सह कर आया है, और उनको उसको जरूर हेल्प करनी चाहिए और समुद्र में नहीं फेंकना चाहिए। लेकिन एक रिपल्शन भी है। रिपल्शन इसलिए क्योंकि वो लोग जापानीज हैं, वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हैं, पेट्रियट्स हैं अपनी कंट्री के, सच्चे देशभक्त हैं वो जापान के, और इसलिए वो उस अमेरिकन की तरफ
अमेरिकन को अपना दुश्मन मानते हैं और इसलिए वो उससे रिपल्स हो रहे हैं, उससे उसको वो पसंद नहीं कर रहे, लेकिन उसमें क्यूरियस इसलिए क्योंकि वो उसको ठीक करना चाहते हैं, एज अ ह्यूमन वो उसको हील करना चाहते हैं। व्हाट इज ही, और वो है ना परेशान होती है, सोच रही होती है हम कैसे उसको फेंकें, क्या फेंक दें हम उसको समुद्र में वापस या नहीं, और एकदम से बोलती है ये है कौन, ये है क्या, और देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, सदाओ से। और सदाओ क्या बोलते हैं, देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन, और सदाओ उसे याद दिलाता है कि ये तो एक अमेरिकन है और उसकी जो लुक्स हैं वो एक अमेरिकन को अमेरिकन की लुक्स की तरह है। ही टुक अप द बैटर्ड कैप, और वो पक्का करने के लिए कि कहीं वो कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं उस आदमी को समुद्र में फेंकने की बात सोचने के लिए, तो वो उसकी कैप को उठाता है और ये यस देयर ऑलमोस्ट गॉन वाज अ पेंट लेटरिंग ए सेलर, मतलब कि जो उसकी जब वो पक्का करने के लिए कि वो पक्का जो आदमी है जो प्रिजनर ऑफ वॉर है वो अमेरिका का ही है ना, कहीं और किसी कोई और तो नहीं है वो, तो वो उठाता है उसकी टोपी और देखता है, और टोपी में उसको क्या दिखता है, लिखा हुआ है ए सेलर, मतलब अमेरिकन सेलर, यूएस नेवी फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, मतलब कि वो एक अमेरिकन वॉरशिप का नेवी कैप्टन था, और उसकी जो टोपी थी सदाओ उस पर पड़ता है क्या लिखा होता है, यूएस नेवी, द मैन वॉज अ प्रिजनर ऑफ वॉर। क्लियर है यहाँ पर, किसी को कोई डाउट है इसमें तो पूछो फटाफट। कितना बाकी है और? हाँ सुनाई नहीं दे रहा, कितना बाकी है और? कितना बाकी है और देखते हैं, एक सेकंड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बड़ा चैप्टर 11 12, और बाप रे। इसका तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि ना आज जितना कवर हो रहा है कर लेते हैं, कल जितना कवर हो रहा है कर लेते हैं, और उसके बाद ना मैं इसकी एक जहां से बचा होगा ना उसकी रिकॉर्डिंग बना दूंगा, ऐसा कर दूंगा, ताकि तुम लोगों को इतना टाइम ना देना पड़े और जब जरूरत हो तभी पढ़ लो उसको, या फिर अगर लाइव ही करना चाहते हो तो लाइव भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, तुम्हारे जैसा तुम लोग चाहो। वीकेंड्स में 2 क्लास करके आई गेस कवर हो जाएगा, तो रिकॉर्डिंग की जरूरत नहीं है आई थिंक। ठीक है, तो इसमें देखो ये ना अगले सैटरडे तक कवर हो जाएगा, जैसे आज हमने इसको यहाँ तक करा है अगर, तो अभी अभी कोई ट्यूशन व्यूशन है क्या? हाँ है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पे ही अभी करते हैं, और इसको फिर हम कल इसको और कंटिन्यू करेंगे 2 बजे। कल तो मिल जाओगे ना पीयूष 2 बजे? यस सर, संडे को सर, सैटरडे को सिर्फ प्रॉब्लम है सर, संडे को नहीं। ठीक है, ठीक, तो कल 2 बजे से 4 बजे तक इसको रखते हैं और इसको निपटाते हैं, ठीक है, और उसके बाद और अगले सैटरडे तक इसको पूरा कर देंगे, बताओ ठीक है? हाँ यस सर। ठीक है। दीपक तुम खुश हो भाई? हाँ भैया। चलो, और अपने पेपर देख लेना दीपक, जो भी हो, नोट्स पूरे डाल दिए मैंने इसमें, अभी तक जितने चैप्टर्स कराए हैं उसके नोट्स हैं, यहाँ पे पोएम के भी नोट्स हैं, इसमें एक बार देख लेना, कुछ भी प्रॉब्लम हो जरूर मुझे कांटेक्ट करो तुम, ठीक है? इस सेशन को यहीं पे करें बंद अब। भैया ये जो 1 मार्कर्स के लिए बोला था अभी बोर्ड्स में, आपके पास है क्या? 1 मार्कर्स के लिए इंग्लिश। यार ढूंढना पड़ेगा मेरे को, आप रिमाइंड करा देना, मैं ढूंढ के दे दूंगा आपको 1 मार्कर्स, कहीं ना कहीं तो होंगे ही, किसी ना किसी, मतलब कहीं ना कहीं तो डाल रखे होंगे। हाँ भैया 20 मार्क्स की मेरे भी आएंगे, 1 मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप। अभी देखो, अभी तो ना, अभी पेपर तुम्हारा मार्च में है ना वैसे? नहीं, फैब का डेट आया था, डेट शीट जब निकली थी तब, मतलब अभी रिसेंटली डेट शीट निकली थी, तो 15 फैब से बताया था, पता नहीं अब। हाँ, तो अभी अभी क्या है कि जो जितनी भी ये कंपनीज होती है ना, ये जितनी भी पेपर बनाते हैं लोग, सैंपल पेपर बनाते हैं ये सारे लोग, ये लोग भी मतलब अभी अपना मटेरियल बना रहे होंगे, तो मैं भी देखता हूँ कहीं ना कहीं से हमें मिल जाएगा, तो मैं आपको जरूर बताता हूँ कहाँ से आप 1 मार्क का क्वेश्चन कर सकते हो, और आप मेरे को रिमाइंड करा देना कंगना पक्का, ठीक है? हाँ हाँ ठीक है। मैं इसको ढूंढ के आपको देता हूँ, और मैंने शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए आपके लिए डाला है यहाँ पे, अगर आप देखो 1 मार्कर भी होंगे उसमें, अगर आप अपने गिटहब में जाके देखना, फ्लेमिंगो में देखो, ये फ्लेमिंगो के नोट्स, और उसमें यहाँ पे इसके मिल जाएंगे आपको, यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन काफी हैं, इसमें बहुत सारे 1 मार्कर भी हैं, 2 मार्कर भी हैं, तो आप इसको खोल के देखना, विस्टास के लिए भी है, फ्लेमिंगो के लिए भी है, डाल रखा है मैंने, ठीक है? भैया फ्लामिंगो का पूरा कंप्लीट हो गया क्या? हम लोग अभी जिप डाउनलोड कर ले उसमें से?
फ्लेमिंगो की अभी पोएम्स नहीं हुई हैं, हालांकि पोएम जो है वो कंप्लीटली पढ़ी है रिकॉर्डेड, लेकिन फिर भी अगर पोएम में हम करेंगे तो कर सकते हैं। मैं नोट्स वोट्स डाल दूंगा पोएम के, चलो, और फिर आप कर लेना उसको रिकॉर्ड। हाँ ठीक है, तो ये बताओ मेरे को कि अभी तक जितना पढ़ाया है समझ आ रहा है ना, कुछ ऊपर से तो नहीं जा रहा ना भाई? हैं? नहीं भैया। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम जो भी चीज करते जा रहे हैं ना उसको रिवाइज करते रहना है। अगर हम उसको रिवाइज नहीं करेंगे ना तो बहुत दिक्कत हो जाएगी हमको। और नहीं पता ऐसे कुछ नहीं, दिक्कत नहीं, समझ आ रहा है। पता लगाओ कि तुम किस तरीके के लर्नर हो, माने कि वार्क तरीके के लर्नर होते हैं, मतलब वीडियो देख के तुम्हें समझ आता है, लिख कर तुम्हें समझ आता है, रीड करके तुम्हें समझ आता है। उस तरीके का पता करो कि तुम्हें किस चीज से चीज समझ आती है, और यही सबसे अच्छा होगा। ठीक है, फ्रेंड्स देखा किसी ने? ये कब? कंगन, आपने फ्रेंड्स देखा है? वो था मैंने देखा है, अभी तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। अच्छा ठीक है, कोई नहीं। तो चलो इस सेशन को, और किसी को कुछ पूछना है बताओ। भैया मेरे लैपटॉप के साथ एक प्रॉब्लम है। हाँ, मेरे लैपटॉप के साथ एक प्रॉब्लम हुआ, बता सकते हो? लैपटॉप के साथ क्या अभी ऐसा करना, आप उसको मेरे को इंस्टाग्राम में अभी मैसेज करना, तब देखता हूँ आपके लैपटॉप की प्रॉब्लम। ठीक है, अच्छा ठीक है। क्योंकि वरना ये भी रिकॉर्डिंग में चला जाएगा ना आपके लैपटॉप में क्या प्रॉब्लम है ना। हाँ हाँ हाँ। चलो इस सेशन को यहाँ पे बंद करते हैं, और कंगन आप मेरे को अपनी प्रॉब्लम इंस्टाग्राम में बताओ आकर। ओके भैया, बाय। चलो बाय दीपक, बाय पीयूष, बाय कंगन। गंधर भी बाय, बाय। थैंक क्या बोल रहे थे? यू सर। चलो बाय, खुश रहो, आबाद रहो, मस्त रहो।